हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हम अब जो अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं लेके आया हूँ अपना नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल के करंट अफेयर। हम ऑलरेडी नवंबर मार्च तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसी में आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर। तो देखिए, इसमें सबसे पहली जो न्यूज़ आती है दैट इज़ हमारा जो इंडियन ई कॉमर्स मार्केट है वो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट बनने की कगार पर है। और ये लगभग लगभग हम कब तक बन जाएंगे, 2030 तक। ये ऐलान किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंट ट्रेंड देखे हैं, जिस तरीके से हमारी मार्केट ग्रो हो रही है और हमारी ई कॉमर्स। आप सभी देखते होंगे कि रेगुलरली मंथली वाइज आप एक या दो ऑर्डर तो ई कॉमर्स से प्लेस कर ही देते होंगे। अब इसमें भी जो मेजर मेजर पार्टनर्स है जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, दैट वुड बी योर अमेजोन, क्लियर, और यहाँ पर फ्लिपकार्ट। बट गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, अपना एक जो उनका गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है उसको प्रमोट करने में लगी हुई है, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखिए, अभी हाल फिलहाल में इसमें क्या है, इसमें सिर्फ अभी जो मर्चेंट्स हैं, अगर उनको खरीदना है कोई चीज़ होलसेल रेट पे या डायरेक्ट कंपनी से डील करनी है, तो अभी सिर्फ उस चीज़ की सुविधा है। बट गवर्नमेंट इसमें क्या चाह रही है कि वो इसको रिटेल मार्केट की तरह भी लॉन्च कर पाए, जैसे बाकी आपके ई कॉमर्स के प्लेयर कर रहे हैं। तो अगर ये हो पाया तो इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और साथ साथ हमारे ई कॉमर्स मार्केट को और भी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो क्लियर, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके सामने ई कॉमर्स से रिलेटेड कुछ भी आए तो इतना याद रखना है कि हमारे पास एक ह्यूज पोटेंशियल है ई कॉमर्स को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो आलोक आलोक शुक्ला जी हैं उनको मिला है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। क्लियर, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए मिलता है, ये उन व्यक्तियों को मिलता है जिन्होंने एनवायरमेंटल रिलेटेड कुछ रिसर्च या फिर कोई स्टडी करी हो। क्लियर, जिसका कि बहुत ही ज़्यादा आप ये बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता हो एनवायरनमेंट में, उसके रिगार्डिंग कोई स्टडी करी हो, कोई रिसर्च करी हो, तो उनको मिलता है। या साथ साथ उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी करी हो जो एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन के लिए करी गई हो। क्लियर, तो ये अवार्ड उनको मिला है 2024 का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट। देखिए, जो हम यहाँ पे बात करेंगे दैट इज़ ऑफ नीलगिरी ताहिर या नीलगिरी ताहर। ये क्या है, ये एक स्टेट एनिमल है। कहाँ का, तमिलनाडु का। तो एक तो ये खासियत हो जाती है। दूसरा आपको इसका क्या याद रखना है, ये इसका हैबिटाट, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो एक वो चीज़ आपको याद रखनी है। साथ साथ अब इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन एफर्ट्स क्यों चला रही है, ये क्या कारण है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु है उसने क्या किया है, एक सर्वे किया है जिसमें कि वो नीलगिरी ताहर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। अब इसमें किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने कोलैबोरेट किया है, तो WII यानी कि वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और IUCN, ये तीन इंस्टीट्यूट मिलके तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके नीलगिरी ताहर के लिए सर्वे करके आए हैं, जिसमें कि पता लगा है कि जो नीलगिरी ताहर है उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हो रही है, उसमें एक ट्रेंड देखने को मिला है। तो उसी के लिए अब ये क्या करना चाह रहे हैं, कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी जो करंट एफर्ट चल रहे हैं वो कहाँ पर चल रहे हैं, एरविकुलम और मुकुर्ती नेशनल पार्क। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। जो नीलगिरी ताहर है इसके लिए और भी इन्होंने कई सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए हैं, जैसे कि इसमें एक आपको नाम याद रखना है जिसे बोला गया है प्रोजेक्ट नीलगिरी। क्लियर, क्या बोला गया है इसे, प्रोजेक्ट नीलगिरी, तो ये आपको याद रखना है। अब जब नीलगिरी ताहर के बारे में आता है तो आपको ध्यान रखना है, इसको नीलगिरी आइबेक्स भी बोला जाता है। इसका जो IUCN स्टेटस है दैट इज़ योर एंडेंजर्ड। क्लियर, अभी इसके कंजर्वेशन को लेके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मारा जा रहा है। फिर ये आता है शेड्यूल 1 में WPA एक्ट के, जो कि 1972 में बना था। और यहाँ पर द अडल्ट मेल ऑफ नीलगिरी ताहर स्पीशीज डेवलप अ लाइट ग्रे और सैडल ऑन देयर बैक एंड आर हैंस कॉल्ड सैडल बैक, तो इन्हें सैडल बैक भी बोला जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से उठाव सा इनके जनरेट हो जाता है। ये स्टेट एनिमल है कहाँ का, तमिलनाडु का। और ये मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, ओपन माउंटेन ग्रासलैंड में, यानी कि जैसे कि तमिलनाडु के आसपास ऐसा कौन सा ग्रासलैंड है, तो वो आपको ध्यान रखना है, शोला ग्रासलैंड।
ओके, ऐसे ही जो ग्रासलैंड है वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे पंपास, एरीज, उस्ताज। ध्यान रखना है आपको, पंपास कहाँ कहा जाता है, साउथ अमेरिका। एरीज कहाँ कहा जाता है, नॉर्थ अमेरिका। और पूछताछ कहाँ कहा जाता है, हंगरी वाले इलाके में। ठीक है जी। अब इसमें और भी आते हैं, जैसे डाउन्स आ गए, वेल्ड्स आ गए, कैंटरबरी आ गया, या स्टेपी। स्टेपी आपको याद रखना है, स्टेपी कहाँ कहा जाता है, तो सेंट्रल एशिया साइड कहा जाता है। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इंडिया में जो लोकली कहा जाता है, जैसे इंडिया के आसपास वाले इलाके में क्या कहा जाता है, इसे अफ्रीकन इलाके की आप बात करोगे तो इसे सवाना कहा जाता है। इंडिया में जहाँ तमिलनाडु के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके शोला ग्रासलैंड पाए जाते हैं। ये थोड़े से कैसे हैं, ये एक माउंटेनियस रीजन में है, तो वहाँ पर अगर पाए जा रहे हैं तो उन्हें शोला कहा गया। ये जो नीलगिरी तार है, ये कहाँ का एंडेमिक है, ये वेस्टर्न घाट का एंडेमिक है, जहाँ पे नीलगिरी हिल्स पाया जाता है। ओके। अच्छा, नीलगिरी हिल्स से रिलेटेड और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, नीलगिरी हिल्स पे आकर ही आपके कौन, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। यार, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है आपकी। फिर ये जो आपके नीलगिरी तार है, कौन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं, देखो, एक तो तमिलनाडु हो गया और दूसरा केरला हो गया। तो आई होप नीलगिरी तार से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। इन केस अगर मुझे लगेगा कि आपका जो क्वेश्चन है उसको देखना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली उसका आंसर आपको वहाँ पे करके बताऊंगा। क्लियर। इसमें हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया, तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ योर IUCN। देखिए, IUCN की खासियत क्या है, ये एक बुक निकालती है, जिसको बुक या एक लिस्ट निकालती है जिसको हम बोलते हैं IUCN रेड लिस्ट। अब इस रेड लिस्ट में होता क्या है, इसमें जितनी भी स्पीसीज होती हैं उनके स्टेटस वो डिस्क्राइब करती है, जैसे कि कैसे कैसे स्टेटस, भैया क्रिटिकली एंडेंजर्ड है कि एंडेंजर्ड है, या फिर वल्नरेबल है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड है, या फिर एक्सटिंक्ट हो चुका है पूरी तरीके। तो इस तरीके के जो स्टेटस होते हैं वो कौन निकालता है, आपका IUCN। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1948 में। और तब से लेके अब तक ये जो अथॉरिटी है, ये जो भी आपकी स्पीसीज है, बी इट वो फ्लोरा हो या फौना हो, उनके बारे में आपको एक डिटेल्ड रिसर्च निकाल के देती है और उनका स्टेटस बताती है कि अभी करंटली वर्ल्ड में उनका स्टेटस क्या चल रहा है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडिया की पहली AI एंकर। और ऐसी एक न्यूज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जिसमें कि इंडिया की पहली मैंने आपको AI टीचर बताई थी। ठीक है, इंडिया की पहली AI टीचर का नाम आपको याद होगा, आइरिस। ऐसे ही आप ध्यान रखना, यहाँ पर इंडिया की पहली AI एंकर, इसका नाम क्या है, सना। ओके। अब देखिए, AI को लेके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको ऐसी छोटी छोटी न्यूज़ इंपॉर्टेंटली याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि न जाने इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। या तो वो इस तरीके से कर लेगा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन बना लेगा। ओके, तो वहाँ पर वो आपको कुछ नाम दे देगा और बता देगा कि बताइए इनमें से कौन सा करेक्टली मैच होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, IREDA, इसको मिला है नवरत्न स्टेटस। क्लियर। तो आज जान लेते हैं कि नवरत्न स्टेटस कैसे मिलता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बताई थी, ग्रिड इंडिया करके, उसको कौन सा स्टेटस मिला था, अगर आपको रिकॉल हो पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है तो मैं बता देता हूँ, उसको मिला था मिनी रत्न स्टेटस। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बार बार एग्जाम में लगातार पूछी जाती है। अब चाहे वो CAPF का एग्जाम हो या अदर कोई एग्जाम हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना कि UPSC के एग्जाम में है। ओके। तो यहाँ पे नवरत्न स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखिए, नवरत्न स्टेटस की जब बात करेंगे, अभी टोटल एंड टोटल 17 PSUs ऐसे हैं जिनको नवरत्न स्टेटस मिल चुका है। और IRDA है वो कब बना था, 1987 में। और ये क्या है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को आप देख सकते हैं यहाँ पे। महारत्न
उन महारत्न के बारे में देख लीजिए। ये सीपीएससी यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिला है, जो कि 2010 में शुरू हुआ है ये स्टेटस देना। क्लियर। महारत्न उनको डिक्लेयर किया जाएगा जिन पे ऑलरेडी नवरत्न स्टेटस होगा, और वो सेबी के साथ, यानी कि हम उनके जो स्टॉक्स हैं वो सेबी के द्वारा लिस्टेड ऑलरेडी हो चुके होंगे और ये पब्लिक कंपनीज होंगी, और इनका एनुअल टर्नओवर लगभग लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा लास्ट 3 साल में। नेटवर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में, और नेट प्रॉफिट इनका 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके कुछ एग्जांपल्स, BHEL, ओके, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल, तो ऐसी कुछ कंपनीज है जिनको हमारे यहाँ ऑलरेडी महारत्न का स्टेटस मिल चुका है। क्लियर। फिर आते हैं नवरत्न की। नवरत्न स्टेटस आपका कब से शुरू हुआ है? 1997 से शुरू हुआ है। ओके, ये किन किन को मिलता है? ये वो कंपनीज को मिलता है जिनको ऑलरेडी मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस मिल चुका है। साथ साथ इनके 6 परफॉर्मेंस पैरामीटर पे इनको सेलेक्ट किया जाता है। पहला, नेट प्रॉफिट, मैन पावर, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग पर शेयर और इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। क्लियर। अभी टोटल एंड टोटल 17 PSUs हैं जिनको कि कौन सा स्टेटस मिल चुका है? नव रत्न स्टेटस। क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर मिनी रत्न का तो मैं ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मिनी रत्न स्टेटस भी आपका 1997 से स्टार्ट हुआ था। तो अगर आपके सामने सवाल आएगा कि इन सब में से कौन सी कैटेगरी सबसे यंग कैटेगरी है या सबसे न्यू कैटेगरी है, तो दैट वुड बी योर महारत्न कैटेगरी। कब स्टार्ट हुई थी? ये 2010 में स्टार्ट हुई थी। क्लियर। फिर हम बात कर लेते हैं, इंडियन एथलीट्स ने डोमिनेट किया है आपका 21st अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप। देखिए, ये जो अंडर-20 एथलेटिक चैंपियनशिप है ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? ये क्वालिफाइंग राउंड की तरह आप मान सकते हैं, और पेरिस ओलंपिक्स। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंडियन एथलीट्स ने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से इंडियन एथलीट्स ने किस कैटेगरी में डोमिनेट किया है। जैसे दीपांशु शर्मा, आप देख सकते हैं इन्हें मेंस जेवलिन में इन्हें गोल्ड मिला है। अनुराग सिंह कलेर, इन्हें शॉटपुट में मिला है। एकता दे, ये 300 मीटर स्टिपल चेज में मिला है। रणवीर सिंह अगेन 300 मीटर स्टिपल चेज में। और पावना नागराज लॉन्ग जंप, विमेंस लॉन्ग जंप। और हर्षित कुमार मेंस हैमर थ्रो। क्लियर। इन सब को क्या मिला है? गोल्ड मिला है। देखिए, आपको ज़रूरी नहीं सबका नाम याद रखना हो, या ये तो मतलब ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है, बट हाँ एक रफ आइडिया होना चाहिए आपको। अगर इनमें से कोई भी नाम पूछ लिया, बेसिकली यूपीएससी पूछता कैसे है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वहाँ पे आप जाके देखिए, ज़्यादातर वो आपसे क्या करते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग में फंसाते हैं। एक तरफ वो नाम लिखेंगे कुछ एथलीट्स के या कुछ स्पोर्ट्स पर्सन के, और सामने उनके स्पोर्ट्स की कैटेगरी लिखेंगे। क्लियर। तो उसमें वो पूछ लेते हैं भैया कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है, या इनका करेक्ट सीक्वेंस बताइए जिस हिसाब से ये मैच होंगे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए, घाना के बाद ईरान ने क्या इम्प्लीमेंट किया है? एंटी LGBTQ लेजिस्लेशन। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि घाना, ओके, और अब किसने? ईरान। इन दोनों ने एंटी LGBTQ लेजिस्लेशन लाया है। अच्छा, दो और न्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस करी थी, दो ऐसी कंट्री थी जिन्होंने लीगलाइज करा था सेम सेक्स मैरिज को। जल्दी से आप रिकॉल करके बताइए कि कौन सी वो दो कंट्रीज थी। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए, आपको कमेंट कर देना है यहाँ पर फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखिए तो आपको कितना याद रहता है, कितना याद नहीं रहता। फिर हम बात करते हैं, ईरान ने इंट्रोड्यूस किया है नए कामिकाजे ड्रोन, जो कि बिल्कुल सिमिलरली रिफरेंस देते हैं किसका? लैंसेट ड्रोन। अब यहाँ पे दो आपको याद रखने हैं, कामिकाजे ड्रोन और लैंसेट। क्लियर। लैंसेट ड्रोन तो आपके ध्यान रखना, आप रशिया के हो गए, और कामिकाजे ड्रोन आपके ईरान के हो गए। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, जो कामिकाजे शब्द है ये कहाँ से आया है? ये जापानीज ओरिजिन का। ये एक टेक्निक थी जो जापान ने कब यूज करी थी? वर्ल्ड वॉर सेकंड में। अब होता क्या था कि जापानीज एयरफोर्स के जो कुछ लोग होते थे वो क्या करते थे, मतलब एरोप्लेन में एयरक्राफ्ट में बैठते थे और उसको एज ए सुसाइडल क्रैश करते थे। क्लियर।
मतलब उनका एक ही मोटिव होता था कि अपने टारगेट को हिट करना और वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना। उनका टारगेट ये नहीं होता कि खुद बच जाए। वो मतलब इस टेक्निक को इसीलिए बोला जाने लगा कि वो ज़्यादातर सुसाइड क्रैश ही करते थे। क्लियर। तो वो ऐसे जो ड्रोन बनाए गए उन्हीं को बोला जाने लगा कामिकाजे ड्रोन। तो इन ड्रोन्स का भी मेन काम ये होता है कि ये होते हैं अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें कि एक्सप्लोजिव होता है। ये डायरेक्टली फ्लो करते हैं किसी टैंक पे या ग्रुप ऑफ ट्रूप्स पे, और वहां जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं और वहीं पर जाके ये क्या हो जाते हैं, एक्सप्लोड। तो बेसिकली इनका मेन पर्पस ही है कि अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करे, वहां पर पहुंचे और एक्सप्लोड हो जाए, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर क्या कर सके, डिस्ट्रक्शन कर सके। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसकी क्या होती है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये रेडार या टारगेट से बचते हुए अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। क्लियर। तो अगर किसी कंट्री का डिफेंस सिस्टम भी है तो ये उसको भी भेज सकता है। साथ साथ क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत स्मॉल है, तो ये रेडार में डिटेक्ट नहीं होता, इसी को बोलते हैं हम स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर क्या होता है, किन किन कंट्री के पास इस तरह के ड्रोन है, तो ये जो ड्रोन है ये ज़्यादातर आपके किसके पास है, रशिया के पास है, चाइना, इसराइल, ईरान एंड टर्की। इन सब के पास अपना अपना वेरिएंट है इसका। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं, चाइना ने लॉन्च किया है सिंजू 18 क्रू, जो कि कहाँ जाएगा, टियानगोन स्पेस स्टेशन में जाएगा। ऑलरेडी हम इस न्यूज़ को आई थिंक फरवरी में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने बोला था एवरेज एज में सबसे कौन सा, एवरेज एज अगर हम निकालें किसी भी क्रू मिशन की तो सबसे यंगेस्ट क्रू भेजा था चाइना ने। क्लियर। ये जो तियांगेंग है ये क्या है, स्पेस स्टेशन, और इनका टारगेट है कि लगभग लगभग 2030 तक ये अपने स्पेस स्टेशन को बना के तैयार कर देंगे। क्योंकि देखिए होता क्या है, जो अभी करंटली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ओके, उसमें ज़्यादा डोमिनेंस किसकी देखने को मिलती है, यूएसए की। तो वहाँ पर अगर कोई भी चीज़ करानी होती है तो वो यूएसए के द्वारा करी जाती है। तो इसीलिए चाइना अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहा है। साथ साथ इंडिया ने भी ऐसा ही एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें वो भी अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। और अभी हाल फिलहाल में जो इंडिया है यानी कि इसरो है, वो गगनयान मिशन को भेज रहा है जिसमें कि हम मैन्ड स्पेस फ्लाइट करेंगे। ओके, देखिए जी, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अडानी का विजिगन पोर्ट, ये कहाँ पर पड़ता है आपका, केरला में। तो केरला का एक पोर्ट है, इसको की मिला है इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट। अब देखिए ट्रांसशिपमेंट हब का मतलब क्या होता है, मान के चलिए एक पर्टिकुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आपका सामान आया, वो उस पोर्ट पे लैंड किया, वहाँ पे रुका, और फिर उसको भेजा जाएगा आपको अब दूसरे मोड ऑफ या दूसरे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो इसे बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, यानी कि एक तरीके से सामान आया, फॉर एग्जांपल आप शिप के थ्रू यहाँ पर सामान आया, उसको यहाँ पे उतारा गया और फिर उसको किसके, या तो प्लेन के थ्रू या फिर ट्रेन के थ्रू, ओके, इसको भेज दिया गया अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे। तो इसे बोला जाता है आपका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये बना है पहला इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। कहाँ पर पाया जा रहा है, ये केरला में पाया जा रहा है, उसका नाम विजिंगजम। ओके, नेक्स्ट, आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है उनको बार उनका रिलीज किया है आईसीसी ने। तो कौन कौन है इसमें, देखिए सबसे पहले तो उसैन बोल्ट, ठीक है। उसैन बोल्ट की मतलब ये किस स्पोर्ट से है, ये एथलेटिक्स से, और इन्हीं के नाम पे अभी तक का फास्टेस्ट 100 मीटर का रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। फिर दूसरे हैं आपके युवराज सिंह, इनको तो जानते ही होंगे आप। फिर आते हैं ये क्रिस गेल, और क्रिस गेल को एक और नाम से जाना जाता है, यूनिवर्स बॉस। और फिर यहाँ पर आता है शाहिद अफरीदी। क्लियर। तो ये आपके चार हैं ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एईओ स्टेटस ग्रांट किया गया है किसको, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को। अब देखिए ऑथराइज इकोनॉमिक ऑपरेटर्स, अब इससे होगा क्या, ये जो सेक्टर है इसको थोड़ी सी सहूलियतें ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि पहले इनको क्या होता था, डायरेक्टली अगर इनको एक्सपोर्ट करना है या टैक्स में कोई इंसेंटिव लेना है या सब्सिडीज लेनी है तो उसमें इनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं मिल पाता था। अब क्योंकि इनको एईओ मिल गया तो इनको बहुत सी चीज़ों में सहूलियतें मिलेंगी, जैसे एक्सपोर्ट में, ओके, फिर सब्सिडीज में, और इनके जीएसटी में। तो इन तीन चार चीज़ों में इनको क्या मिलेंगी, सहूलियतें मिलेंगी, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर हो गए हैं। क्लियर। आगे चलते हैं हम, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है
एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। किससे? सुकोई SU-30 MKI फाइटर जेट से। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो सुकोई है ये कहाँ से हमने परचेज किया है? ये रशिया से हमने परचेज। ओके, तो ये रशियन ओरिजिन का है। हालांकि इंडिया अभी डेवलप कर रहा है सुपर सुकोई, जिसमें कि इन्होंने क्या करा है, रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से इन्होंने क्या करा है, एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है, उसका एरियल वर्जन को यहाँ पे लॉन्च किया है, जिसका कि नाम क्या है, रॉक्स या फिर क्रिस्टल मेज सेकेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इन सब चीज़ों से देखो होता क्या है, इंडियन एयरफोर्स की जो है ये कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और आप हाल फिलहाल में देख रहे होंगे इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे पैसा खर्च कर रहा है। इवन आप ध्यान रखिएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लगभग लगभग 2 से 3 लाख करोड़ का, ठीक है, अराउंड अराउंड 2 से 3 लाख करोड़ इनके लिए क्या निकाला है, अलग से निकाला है, ताकि इंडियन एयरफोर्स क्या कर सके, अपनी कैपेसिटी अपग्रेडेशन कर सके और बाकी विश्व की जितनी भी एयरफोर्स है उनके बराबर कैपेबल बन सके। क्लियर? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसी में आप देखेंगे हाल फिलहाल में बहुत सी न्यूज़ें आपको देखने को मिल रही हैं जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स बहुत सारे काम कर रही है। फिर हम बात कर लेते हैं इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? इस ये कहाँ पर आपका बिल्ड करा जा रहा है? ये करा जा रहा है जकरी हाइड्रो पावर प्लांट स्टेशन, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और किसके द्वारा किया जा रहा है? सतलुज जल निगम लिमिटेड। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की जब हम बात, ग्रीन हाइड्रोजन मतलब यानी कि इसमें कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं है, यानी कि इसके फॉर्मेशन में कोई भी कार्बन फुटप्रिंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो विदाउट कार्बन फुटप्रिंट आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, ये बेसिकली पॉसिबल हो पाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हालांकि और भी कई सारी प्रोसेसेस हैं, बट उनमें इतना ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं हो पाता। जैसे अगर मैं बोलूँ, मतलब डायरेक्टली इससे तो नहीं, बट हाँ, क्योंकि CAPF में देखिए साइंस का सेक्शन भी बहुत आता है, तो क्या पता वो आपसे डायरेक्टली ऐसे ना पूछ के ये पूछ ले, अगर मैं एसिड प्लस मेटल मिलाऊं, क्लियर, एसिड प्लस मेटल मिलाऊं तो क्या चीज़ें बनेंगी? आप ध्यान रखना, यहाँ पर एक बाय प्रोडक्ट आपका हाइड्रोजन भी निकलता है। अब कैसे वो मैं बता देता हूँ आपका। जैसे HCl है प्लस Na है, ठीक है, यहाँ पे 2HCl कर लेते हैं, 2Na कर लेते हैं, 2NaCl प्लस H2। तो देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ भी ये कैसा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, ग्रीन हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इस तरह के सवाल भी वो आपसे पूछ सकता है। ओके, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, देखिए H2 प्लस सॉरी 2H2O, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो 2H2 प्लस वुड। ओके, ये हो गया आपका ग्रीन हाइड्रोजन। अब जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, क्या और भी हाइड्रोजन होती है? जी बिल्कुल होती है। ठीक है, जैसे ब्लैक हाइड्रोजन होगी, ग्रे हाइड्रोजन होगी। ओके, ऑलरेडी इनके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो एक बार जाके उसे देख लेना। एक और आप याद रख लेना, ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना आराम से जाके। फिर आता है फेमा। देखिए फेमा रेगुलेशन किस चीज़ के लिए होता है, और यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, देखिए RBI इंट्रोड्यूस फेमा रेगुलेशन फॉर डायरेक्ट लिस्टिंग ऑफ इंडियन कंपनीज ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज। अब कुछ इंडियन कंपनीज होती है जो इंटरनेशनल आपके स्टॉक मार्केट्स में या इंटरनेशनल एक्सचेंज में भी लिस्ट होती है, तो उनके लिए फेमा रेगुलेशंस निकाले गए हैं। अब ये क्यों? देखिए अगर कोई इंडियन कंपनी है, मान के चलते हैं ABC नाम की इंडियन कंपनी है, और ये स्टॉक मार्केट में, कहाँ के, US के स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, मान के चलिए। अब वहाँ पर इसके शेयर जो ट्रेड होंगे वो डॉलर्स में होंगे, और इनको जो मनी मिलेगा वो भी डॉलर में मिलेगा। अब जब ये उस पैसे को इंडिया में लाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का काम। क्लियर? तो इसलिए उसके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली है। अब देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले इन्होंने बात करी है मोड ऑफ पेमेंट। तो द रेगुलेशन स्टिपुलेट दैट प्रोसीड फ्रॉम द परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनीज लिस्टेड ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज मस्ट ईदर बी रिमिटेड टू एन इंडियन बैंक अकाउंट। तो वो डायरेक्टली कहाँ पे आनी चाहिए, इंडियन बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, और डिपॉजिट इन अ फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ इंडियन कंपनी। क्लियर? तो पहली चीज़ तो ये निकालिए कि भैया या तो आप किस में डालो उसे,
इंडियन बैंक अकाउंट में डालो, या तो एक फॉरेन करेंसी अकाउंट होगा जो कि किसी इंडियन कंपनी के नाम पे होगा। फिर दूसरा, अगर कोई रेसिडेंट है इंडिया का और इस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग या एडीआर के थ्रू या जीडीआर के थ्रू, अब देखिए यहाँ पे दो तीन शब्द आ गए ना, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन पे यूपीएससी ऑलरेडी एक दो बार सवाल पूछ चुका है। और जब इकोनॉमिक्स की बात आती है तो आपने देखा ही है कि कभी कभी यूपीएससी कितना डीप चला जाता है इकोनॉमिक्स में। तो चलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूँ मैं एडीआर और जीडीआर का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जीडीआर। मान के चलिए एक इंडियन कंपनी है, अगेन एबीसी। अब इसको क्या करना है, यूएस के स्टॉक मार्केट में अपना लिस्ट करना है। और ये देखिए, अब किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने के लिए वहाँ पर आपको कुछ उस मार्केट में कुछ टाइम बिताना पड़ता है। उस मार्केट की कुछ, या यूएस स्टॉक मार्केट होगा उसकी कुछ रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। अब कोई कंपनी ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना नहीं चाह रही, बट स्टिल उसका इंटरेस्ट क्या है कि वो अपना स्टॉक मार्केट में लिस्ट होकर पैसा कमाए। तो ये क्या करेंगी, एक इंटरमीडिएट ढूंढेगी। ओके, जैसे मतलब वहाँ का कोई एचएसबीसी ग्रुप ले लो। ओके, तो ये इंडियन कंपनी क्या करेगी, अपने कुछ शेयर्स को एचएसबीसी ग्रुप को दे देगी। ओके, अब ये एचएसबीसी ग्रुप क्योंकि ये लिस्ट हो रखा है ऑलरेडी यूएस के स्टॉक मार्केट में, तो वहां पर फिर ये उस कंपनी के स्टॉक्स को प्रेजेंट करेगा। और ये एचएसबीसी क्या कर देगी, एक जीडीआर बना देगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसमें साफ साफ लिखा होगा कि भैया ये एबीसी कंपनी के इतने स्टॉक है और इतने प्राइस पे इनको हमने डाला है, और फिर जो भी प्राइस में वो बिकेंगे तो उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसे बोलते हैं आपका जीडीआर। मतलब यहाँ पर कोई कंपनी बिना किसी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए वहां पर भी अपने स्टॉक्स को बेचा जा सकता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर ऐसी कोई डायरेक्ट लिस्टिंग होगी इक्विटी शेयर की ऑन इंटरनेशनल एक्सचेंज, अनयूटिलाइज्ड और रिपार्टेड फंड विल बी हेल्ड इन फॉरेन करेंसी अकाउंट विद बैंक आउटसाइड इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है सौरव घोषाल। देखिए सौरव घोषाल जो है ये स्क्वाश प्लेयर है। अब देखिए ये जो न्यूज़ होती है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इनमें डायरेक्ट आपसे पूछता है कि भैया ये जो व्यक्ति है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये है स्क्वाश से। तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ पे जाने से पहले स्क्वाश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए स्क्वाश क्या है, एक पॉपुलर रिक्रिएशनल स्पोर्ट है और इंडिया में इसको कौन गवर्न करता है, स्क्वाश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर, इंडिया ने अभी तक 3 क्वार्टर फाइनल्स ऑफ वर्ल्ड टीम स्क्वाश चैंपियनशिप में जा रखी है सिंस 1967। और इसके अगर मेन प्लेयर्स की मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहे हैं, इसमें कौन है, ये देखिए दीपिका पालीकल कार्तिक, जोसन्ना चिनप्पा और सौरव घोषाल, ये तो टॉप रैंक्ड इंडियन स्क्वाश प्लेयर हैं। क्लियर, और इसमें जो है जैसे महेश मांगोनकर, रमित टंडन, हरिंदर पाल संधू और विक्रम मल्होत्रा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब हम सौरभ की बात करें तो जो सौरभ थे उनकी हाईएस्ट रैंक अभी तक कितनी रही है, 10th रैंक रही है। और यही क्या है, हाईएस्ट रैंक इंडियन मेल प्लेयर रहे हैं पूरे के पूरे स्क्वाश में। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड, ये रिलीज करा गया है। और इसमें देखिए विनर कौन है, विनर है आपके नोवाक जोकोविच, जो कि कौन से स्पोर्ट से हैं, ये आपके हैं लॉन टेनिस से। फिर आता है विनर आपका जो विमेंस की विनर है वो है एंटीनिया बॉनमार्टी। इनके लिए ध्यान रखना ये स्पेन से है। और साथ साथ इस बार का मतलब 2023 का जो बैलेंडोर है, विमेंस बैलेंडोर, ये भी इन्हीं के पास है, तो आइटाना बॉनमार्टी। अच्छा, जब बैलेंडोर की बात हो रही है तो विमेंस कैटेगरी में तो हमें पता लग गया कौन है, आइटाना बॉनमार्टी। मेंस कैटेगरी में कौन है, ठीक है, तो मेंस कैटेगरी में नन अदर देन मेसी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब हम टीम की बात करेंगे तो इसमें स्पेन वुमेन्स टीम है, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था इन्होंने अपना मेडन टाइटल जीता था। ओके, तो वो वीडियो आप आराम से जाके देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे जो डिसेबल लोग हैं उनमें कौन है, तो दीदे दिग्रूत, ये भी अगेन लॉन टेनिस से हैं और ये कहाँ से बिलोंग करती है, नेदरलैंड से बिलोंग करती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, मेन आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है।
नोवाक जोकोविच और आइटाना बोनामाटी। फिर आता है शोम्पेन ट्राइब। अब देखिए खासियत क्या है, देखिए ये जो ट्राइब है ये कहाँ से हेल्ड करती हैं आपकी, ये हेल्ड करती हैं आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और इन्होंने क्या करा है, फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है। क्लियर, तो पहली बार इन्होंने वोटिंग करी है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है जब आप बात करोगे। शोम्पेन ट्राइब कहाँ के, अंडमान एंड निकोबार में, और खासियत क्या है, पहली बार इन्होंने वोट दिया है। अब देख लेते हैं बाकी और कौन कौन सी ट्राइब है जो आपके अंडमान और निकोबार के अराउंड मिलती हैं। जैसे एक है अंडमानीज, ये कहाँ पे मिलती है, स्ट्रेट आइलैंड पे। लगभग लगभग इनकी पॉपुलेशन क्या है, 44 ही लोग हैं इसकी। फिर आते हैं जारवाज, ये कहाँ मिलते हैं, मिडिल और साउथ अंडमान, 380 लोग हैं। निकोबारीज, ये कहाँ मिलते हैं, ग्रेट निकोबार में, और इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है। तो अगर आपसे कभी सवाल है कि अमंग दी ट्राइब प्रेजेंट इन दी अंडमान एंड निकोबार कौन सबसे ज़्यादा है, किनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो वो कौन है, निकोबारीज। फिर आते हैं ओंगेस 101, सेनेटलीज जो कि सेनेटल आइलैंड पे, और बीच में अराउंड एंड अराउंड 2019 के अराउंड ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आया था। और इसमें कितने लोग हैं, सिर्फ 15 लोग हैं। फिर आते हैं शोम्पेन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेट निकोबार में, और 230 के लगभग यहाँ पे लोग हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, पीवीटीजीज में आते हैं। अब पीवीटीजीज के बारे में मैंने आपको बताया ही था। सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज कौन से स्टेट के पास है, उड़ीसा के पास है। और टोटल पीवीटीजीज अभी कितने हैं, 75 पीवीटीजीज आपके इंडिया में अभी करंट में प्रेजेंट है। क्लियर, पीवीटीजीज को फुल फॉर्म क्या होती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, इनके क्लासिफिकेशन के पीछे मैंने आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया चुका हूँ कि क्यों इनको अलग से क्लासिफाई करा गया। अच्छा, इनसे रिलेटेड एक कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कमिटी का नाम आपको याद रखना है, तो ये भी आपके लिए सवाल हो गया। फिर मोस्ट ऑफ द दीज एरिया इन द आइलैंड आर प्लेस्ड अंडर प्रोटेक्टेड रेस्ट्रिक्टेड एरिया। तो किसी भी अगर फॉरेनर को यहाँ पे जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अलग से परमिट लेना पड़ेगा। ऐसा ही एक परमिट सिस्टम हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए भी है, जिसे हम बोलते हैं इनर लाइन परमिट। तो अगर किसी बाहर के व्यक्ति को वहां जाना है तो उनको क्या लेना पड़ेगा, इनर लाइन परमिट, यानी कि फॉरेनर किसी व्यक्ति को अगर जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो गुकेश हैं, उन्होंने हिस्ट्री बनाई है। ये क्या बने, यंगेस्ट एवर चैलेंजर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो जो फीडे है, ठीक है, फीडे की जो चेस चैंपियनशिप है उसमें यंगेस्ट एवर चैलेंजर है। अब देखिए यंगेस्ट एवर चैलेंजर यहाँ पे क्या होता है, देखिए फीडे के हिसाब से एक होता है वर्ल्ड नंबर 1। अब वो जो वर्ल्ड नंबर 1 होता है उसका टाइटल अपना सिक्योर रहता है। अब जो भी बाकी लोग होते हैं वो compete करते हैं इन चेस चैंपियनशिप के थ्रू, ठीक है, और फिर वो एक चांस जीतते हैं वर्ल्ड नंबर 1 के अगेंस्ट compete करने का। जो भी ये चांस जीत जाता है उसे बोला जाता है चैलेंजर, और फिर देन उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है वर्ल्ड नंबर 1 को चैलेंज करने की। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो गुकेश है इंडिया की तरफ से वर्ल्ड एवर यंगेस्ट चैलेंजर बने हैं। साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक ब्रदर सिस्टर का पेयर बताया था, जो कि अगेन चेस से ही रिलेटेड है। एक तो प्रज्ञानंदा, और उनकी बहन का नाम था क्या नाम था, नंदनी, आई थिंक नंदनी नाम था, एक बार चेक कर लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से आपको न्यूज़ को ना लिंक करते हुए चलना पड़ेगा साथ साथ। फिर हम बात कर लेते हैं, इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी है पूर्वी लहर मेगा एक्सरसाइज। देखिए ये पूर्वी लहर मेगा एक्सरसाइज क्या है, कि मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें वेरियस कंट्रीज साथ में आई हैं। अच्छा, इसमें कंडक्ट तो इसको किसने किया है, इंडियन नेवी ने किया है, बट इसमें साथ साथ और कौन कौन है पार्टनर, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो चलिए आप बस इसमें देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे इंडियन नेवी का तो मुझे पता है, आपको जो चीफ है वो पता होंगे, इंडियन एयरफोर्स के भी चीफ पता होंगे, इंडियन आर्मी के भी चीफ पता होंगे। जरा बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड के जो मेन डायरेक्टर जनरल हैं या डीजी हैं, जो भी इनके हेड हैं, वो कौन है।
क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्लड्स इन दुबई। तो ये एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह लो, ये एक बहुत ही स्ट्रेंज फिनोमेना इसमें आपको देखने को मिलेगा कि दुबई जैसा शहर जो कि बिल्कुल कहाँ पे पड़ता है, डेजर्ट के इलाके में पड़ता है, वहाँ पर फ्लड्स आ गए। देखिए इसके बेसिक दो कारण है, क्योंकि एक तो उसकी टोपोग्राफी ऐसी है कि वहाँ पर ऐसा कोई ड्रेनेज सिस्टम बनाया ही नहीं गया, क्योंकि उनको भी पता है वहाँ पे फ्लड मतलब रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, क्योंकि डेजर्ट इलाके की खासियत क्या होती है, वहाँ पर लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, मतलब पूरे साल में सिर्फ 25 सेंटीमीटर से भी कम की रेनफॉल होगी। तभी तो उस इलाकों को हम क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट बोल रहे हैं, क्योंकि दुबई एक डेजर्ट इलाके में ही पड़ता है। बट स्टिल वहाँ पर कुछ नई टेक्निक्स को यूज़ किया गया जिनकी मदद से वहाँ पर रेनफॉल कराया गया, और उसी एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से वहाँ पर क्या हुआ, फ्लड्स की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे जो प्रोसेस या जो फिनोमिना या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, दैट वाज योर क्लाउड सीडिंग। ठीक है। तो क्लाउड सीडिंग को समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल क्लाउड्स बनते कैसे हैं। तो किसी भी क्लाउड को बनने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, देखिए जब भी आप क्लाउड्स की बात करेंगे ना, तो प्रेसिपिटेशन होने से पहले आप देखोगे इवापोरेशन होता है। ठीक है, इवेपोरेशन में जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कंडक्ट हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। अब जब वो वाटर वेपर ऊपर जाता है तो आसमान में ऊपर जाते हुए बिकॉज ऑफ लैप्स रेट, जो कि लगभग लगभग कितना होता है, हर 165 मीटर पे लगभग लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटता है। क्लियर। ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वाटर वेपर का भी जो टेम्परेचर है वो गिर रहा होगा। और जैसे ही उसको आसपास कोई भी कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मिलता है, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई मतलब कोई भी पार्टिकल मिल गया, बीट एरोसोल, डस्ट पार्टिकल, कुछ भी अगर मिल गया, तो उसके अराउंड जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके से कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। और इसी तरीके से वो क्या बनाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। और जब इस तरीके से उसके अराउंड कंडेंस होते हैं तो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो क्या बना लेते हैं, पूरा का पूरा क्लाउड बना लेते हैं। जब इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है और ये होल्ड नहीं कर पाता, देन ओनली वहाँ पर आपको देखने को मिलता है फिर प्रेसिपिटेशन। तो ये होता है बेसिक क्लाउड फॉर्मेशन का तरीका। आप देख लेते हैं क्लाउड सीडिंग में हो क्या रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियली आप रेन को जनरेट करते हैं बाय इम्प्लांटिंग क्लाउड्स विद पार्टिकल सच एज सिल्वर आयोडाइड। तो यहाँ पर आपका AgI, सिल्वर आयोडाइड के जो क्रिस्टल्स हैं उनको हवा में स्प्रेड कर दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, एज अ न्यूक्लियाई और वाटर कंडेंसेशन की तरह काम करते हैं। ये न्यूक्लियाई बनाएगा किसका, वाटर कंडेंसेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको प्लेन्स का यूज किया जाता है ताकि वो इस केमिकल्स को पूरा स्प्रेड करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग आइस न्यूक्लियाई, ओके, जैसे सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं, सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, जिसमें आप बस आपने क्या करे, एरोसोल्स को फेंक दिया और उनके आसपास क्या होंगे, वाटर अब एक्यूमुलेट हो जाएगा। दूसरा आता है डायनेमिक क्लाउड सीडिंग। इसमें क्या होता है, इज अ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग रेन बाय बूस्टिंग वर्टिकुलर एयर करंट। यानी कि आप यहाँ पे एयर करंट्स को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं या उनको बूस्ट करते हैं। ओके, फिर लास्ट आता है आपका हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। इस मेथड में आप फाइन पार्टिकल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल सच एज सॉल्ट थ्रू फ्लेयर्स और एक्सप्लोजिव इन द बेस ऑफ द वार्म क्लाउड, तो इनको आपका फेंका जाता है। क्लियर। तो ये आपको समझ आया क्लाउड सीडिंग क्या होता है। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको अच्छे से इनको अलग से समझा दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी उसमें समझा दूंगा। फिर आता है नॉर्थ कोरिया ने टेस्ट करी है नहीं एंटी मिसाइल। ठीक है, तो इसे इसका नाम है प्योलजी, और क्रूज मिसाइल है उनकी हवासल 1R3। तो ये आपको दोनों नाम याद रखने हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको नाम याद रखना है और किस कंट्री ने लॉन्च किया है वो याद रखना है। फिर आता है इसरो ने एक कमिटमेंट ली है जिसमें कि वो क्या करना चाहते हैं, उसके जो जितने भी स्पेस मिशन है उनको डेब्री फ्री बनाना चाहते हैं। ओके, इनको डेब्री फ्री बनाना चाहेंगे हम बाय 2030। देखिए जो ये डेब्री होता है, डेब्री का मतलब क्या होता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है स्पेस प्रोग्राम्स का। अब मान के चलिए कोई भी स्पेस सैटेलाइट है या कोई भी रॉकेट है, ठीक है, वो जब भी स्पेस में जाता है उसके बाद उसका क्या क्या होता है,
तो वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसका कोई यूज नहीं होता, वो बस घूम रहा है। ठीक है, अगर वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अंदर आ गया तो फिर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ऑटोमेटिकली वेपराइज हो जाएगा। लेकिन अगर वो अर्थ की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं आया तो वो अर्थ के अराउंड ही चक्कर काटता रहेगा। और यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा डेब्री हो जाएगा, इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी हम एक नाम से जानते हैं, जैसे बोलते हैं केपलर सिंड्रोम। ठीक है जी, क्या पता आपसे एग्जाम में, क्योंकि डेब्री की बात हो रही है तो केपलर सिंड्रोम की बात कर ले। तो जब स्पेस में बहुत ज़्यादा डेब्री हो जाएगा तो उसको बोलेंगे हम केपलर सिंड्रोम। ओके जी। और केपलर की बात करें तो केपलर ने ऑलरेडी स्पेस के लिए कुछ लॉज दिए हैं, 3 इनके लॉ हैं। ठीक है, जिसमें कि हम प्लानिटरी मोशंस की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला इनका लॉ बोलता है कि जितने भी आपके ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, वो अपने स्टार के अराउंड या रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स के अराउंड किसमें घूम रही है, एक इलेप्टिकल पाथ में घूम रही है। और इस इलेप्टिकल पाथ के क्या होंगे, 2 फोकाई होंगे, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो जो मेन आपका प्लैनेट है या स्टार है वो क्या होंगे, या तो इस फोकस पे होगा या फिर इस फोकस पे होगा। क्लियर। दूसरा इनका जो लॉ बोलता है वो क्या बोलता है कि एरिया कवर्ड, यानी कि एक प्लैनेट के द्वारा या एक सैटेलाइट के द्वारा जो एरिया कवर्ड होगा वो इक्वल होगा कितने में, इक्वल टाइम में। तो इक्वल टाइम में आप इक्वल एरिया को कवर करोगे। क्लियर। यहीं से आपके जन्म होते हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, जिसे हम बोलते हैं क्या, पेरिहिलियन और एपीहिलियन। पेरिहिलियन क्या होता है, जब कोई भी प्लेनेट अपने रिस्पेक्टिव सन के सबसे क्लोजेस्ट होता है। ठीक है। और एपीहिलियन कौन सी पोजीशन होती है, जब कोई भी प्लेनेट अपने स्टार से सबसे फारेस्ट होता है। ठीक है, सबसे दूर अगर होगा तो वो पोजीशन बोलेंगे एपीहिलियन, और सबसे पास होगा तो उस पोजीशन को बोलेंगे पेरिहिलियन। तो मैं ट्राई करता रहता हूँ कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जितना मजबूत हो सके उतना मजबूत हम कर ले। क्लियर। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आप तो सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ के जाओगे, पर मैं एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि वो किन किन चीज़ों को टच कर सकता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को मतलब अप्रोच कर सकते हैं आप लोग भी। मतलब अगर आपको टॉपिक पूरा करना है तो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को या इस टॉपिक को अप्रोच करें। ठीक है, तो डेब्री से शुरू करके तो केपलर, केपलर सिंड्रोम पे आए, प्लानिटरी मोशंस पे आए, फिर पेरीहिलियन, एपीहिलियन, ठीक है, पेरीजी, अपोजी। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने डिलीवर किया है क्या ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम टू द फिलीपींस। अब जब ये न्यूज़ आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इंडिया भी क्या बन रहा है, एक मेजर एक्सपोर्टर बन रहा है ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट। क्लियर। और हम ज़्यादातर किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आसियान कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं या अपने आसपास के नेबरहुड में दे रहे हैं। क्लियर। और जब हमने सिपरी की रिपोर्ट पढ़ी थी पिछली वीडियो में, तो हमको समझ आया था कि अभी भी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट कर रहा है वेपन्स का वो कौन है, इंडिया। ठीक है, अराउंड एंड अराउंड 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑफ आर्म्स कौन कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं, नंबर 1 पे हमें। और हम सबसे ज़्यादा कहाँ से अभी खरीद रहे हैं, तो अभी तो हम सबसे ज़्यादा यूएसए से खरीद रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आ गया था, रशिया को रिप्लेस करके फ्रांस आ गया था। याद आ रहा है बच्चों की नहीं याद आ रहा है। ठीक है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो प्रिपरेशन को थोड़ा सा और जोर लगा के पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में यही काम आएगा, ये जो याद करने की कला है। क्योंकि मतलब आप कितना भी पढ़ लो, अगर एग्जाम के दिन याद नहीं आया तो फिर पूरे साल पढ़ने का कोई फायदा नहीं बेटा। ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल, आप सबने पढ़ा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया ने डेवलप की है कौन सी कंट्री के साथ मिलके, रशिया के साथ मिलके। ओके। अब ब्रह्मोस के नाम में ही देखिए 2 रिवर हैं, एक तो इंडिया की तरफ से ब्रह्मपुत्र और रशिया की तरफ से मॉस्को रिवर। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से ही बना है ब्रह्मोस मिसाइल। ये कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक है कि सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल है ये आपको ध्यान रखना है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है दीपिका सोरेंग, इनको अवार्ड क्या है, असुनता लंका लाकरा अवार्ड। क्लियर।
हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हुई न्यूज़ हो जाती है दीपिका सोरेन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये हॉकी से रिलेटेड है। क्लियर, मैंने अलग से आपके लिए लिख दिया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ वाराणसी की जो तिरंगा बर्फी है उसको मिला है जीआई टैग। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक छोटी सी न्यूज़ है, बस इसको इतना सा पढ़ के आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आता है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। जो आपका 16th फ्यूचर एनर्जी समिट हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है, आबू धाबी में हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्यूचर एनर्जी समिट है, इसमें हम बेसिकली किन किन चीज़ों की बात करेंगे, तो जितनी भी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो एआई की बात कर ले हम, या और भी जितनी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज है आपकी, जैसे रोबोटिक्स, तो इन सब चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। ओके, तो बस इन चीज़ों के बारे में ये जो एनर्जी समिट है ये बात करेगा। फिर हम बात करते हैं जो वाइस एडमिरल थे हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, उनको अपॉइंट किया गया एज अ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। क्लियर, तो बस इतना सा आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अच्छा, जब इंडियन नेवी का मैंने बता दिया, अगर आपको टाइम मिल जाए तो इंडियन आर्मी का बता देना और इंडियन एयरफोर्स का भी बता देना कमेंट बॉक्स में। अच्छा, एक मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बुक के बारे में बताया था, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, तो ये बताइए किसने लिखी थी। चलिए अगला आगे चलते हैं। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है कि इसका इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी जो कि क्रूज मिसाइल के लिए होती है। तो बस इतना आपको याद रखना है। इससे होगा क्या, देखिए एक तो इंडिजीनियस है तो मेक इन इंडिया को बूस्ट मिला है हमारे। दूसरा, हम इसकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी किसके पास होगी, इंडिया के पास होगी। तो आगे जाके अगर अपग्रेडेशन भी हमें करना है तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब कुछ पॉइंट होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। अब देखिए लास्ट 2-3 स्लाइड से मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल पढ़ाते आ रहा हूँ। आई होप आप सबको पता होगा डिफरेंस क्रूज मिसाइल का या बैलिस्टिक मिसाइल का। तो जिन बच्चों को नहीं पता, बस उनको एक शॉर्ट में बताता हूँ, बिल्कुल ब्रीफ में। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, मान के चलिए ये अर्थ है और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगी, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर आएगी और फिर यहाँ से टारगेट पे जाएगी। ओके, तो इसका जो प्रपल्शन होता है वो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए होता है। यहाँ पर ये कैसे आती है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी आती है। फिर अगर मैं क्रूज मिसाइल की बात करूँ तो ये कभी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाती, यहाँ से लॉन्च होती है और इस तरीके से कंटिन्यूस प्रोपल्शन के थ्रू अपने टारगेट को हिट करती है। ओके, तो ये ब्रीफ में आपको बता दिया। फिर बात कर लेते हैं, अमिताभ बच्चन को मिला है प्रेस्टिजियस लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ओके, बस इतना याद आपको रखना है। फिर हम बात करते हैं SKT-105E। इसने क्या बनाई है, एक फुल्ली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। ये देखिए बेसिकली होता क्या है, जितने भी आपके माइनिंग एरियाज होते हैं वहां पर ऐसे बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं। ओके, तो उन्हीं में क्या बनाया है, एक कंपनी है जिसे नाम है सेवी इंडिया। इसका काम ही ये है कि ये बड़े बड़े ट्रक्स बनाएगा जो कि कहाँ पर यूज होते हैं, माइनिंग सेक्टर में यूज होते हैं। ओके, तो उसके लिए इन्होंने क्या बनाया है, पहला पूरा का पूरा फुल्ली इलेक्ट्रिक डंप ट्रक। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, SKT-105E। आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं, JNK हाई कोर्ट ने एक जो डिटेंशन है उसको क्वैश किया है, जो कि किसके अंडर डिसीजन लिया गया था, बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक सेफ्टी है। तो देखिए जान लेते हैं डिटेंशन के बारे में। डिटेंशन का मतलब क्या होता है, देखिए डिटेंशन का मतलब होता है जब भी किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाए, यानी कि उसको बंद कर लिया जाए। अब उसमें दो कारण हो सकते हैं, या तो ये डिटेंशन कैसा हो, प्यूनिटिव हो, यानी कि आपने कोई क्राइम किया उसके बाद आपको सजा मिल रही है तो आपको जेल में बंद कर दिया, या तो ये कैसा हो, प्रिवेंटिव हो। ठीक है जी, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब, यानी कि इसमें क्या होता है कि बस जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनको शक है कि आप आगे चल के कोई न्यूसेंस या कोई हरकत कर सकते हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिक्कत पैदा करेगी। तो ऐसी कंडीशन में वो आपको विदाउट कमिटिंग एनी क्राइम वो आपको उठा के जेल में डाल सकते हैं कुछ महीनों के लिए, ताकि आप वो क्राइम कमिट ना करें। ठीक है, तो दो तरह के हमारे डिटेंशन होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है ये जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, कब, 1978 में। ये कैसा एक्ट है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है।
ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसा है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब आई होप आपको समझ आ गया हो। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पर्सन इज टेकन इनटू कस्टडी टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग इन अ मैनर दैट इज प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है किसके द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की तरह, जिसमें अदर स्टेट गवर्नमेंट्स प्रिवेंटिव डिटेंशन करते हैं। तो जब आप जम्मू कश्मीर की बात करोगे तो वहाँ पर लागू होता है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, और अगर बाकी कंट्री की बात करोगे तो वहाँ लागू होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ओके, तो ये जो एक्ट है या ये जो ऑर्डर है किसके कहने पे पास किया जाता है, इधर बाय डिविजनल कमिश्नर और बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डीएम या फिर डिविजनल कमिश्नर, एंड नॉट बाय अ डिटेंशन ऑर्डर बाय पुलिस बेस। ठीक है, तो या तो डीएम लॉन्च करेगा या डिविजनल कमिश्नर लॉन्च करेगा, तभी यहाँ पर डिटेंशन किया जा सकता है। फिर मैंने प्यूनिटिव डिटेंशन यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो प्यूनिटिव डिटेंशन है इसमें कौन कौन लॉ बना सकता है, देखिए पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। दोनों के पास ये ताकत है कि वो दोनों के दोनों क्या कर सके, प्यूनिटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग लॉ बना सके। ओके, ऐसे कौन कौन से लॉ बनाए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा जो प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, स्टेट स्पेसिफिक लॉ है मीसा जो कि बाद में हटा दिया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन नेवी के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजी डिजाइन हुई है जिसका कि नाम क्या है, स्पेस। ठीक है, स्पेस की फुल फॉर्म लिखिए, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन। देखिए जब अकॉस्टिक की बात आती है तो यहाँ पर किस चीज से रिलेटेड है, ये साउंड से। और आप सबने पढ़ा ही होगा कि अंडर वाटर अगर साउंड की बात हो रही है तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस चीज के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, सोनार के लिए। ओके, इसमें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को नीचे भेजते हैं और फिर उनसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है या कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये क्या है, प्रीमियर टेस्टिंग एंड इवेल्यूशन हब बनेगा फॉर सोनार सिस्टम डेस्टिन्ड फॉर इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के लिए जो भी सोनार सिस्टम डिजाइन होंगे तो उनके लिए एक प्रीमियर टेस्टिंग और इवेल्यूशन हब की तरह हमने क्या बनाया है, स्पेस को बनाया है। और ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये DRDO के द्वारा बनाया गया। और कहाँ पे सिचुएटेड किया गया है इसे, केरला में। ठीक है, केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में इसको रखा गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। पहली हाइब्रिड पिच जो कि बनी है कहाँ पर, धर्मशाला में, जो स्टेडियम पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए अभी तक जो पिच होती थी वो नॉर्मल ऑर्गेनिक या नेचुरल पिच होती थी, उसमें कोई भी सिंथेटिक, क्लियर, कोई भी सिंथेटिक फाइबर का यूज नहीं होता। सिंथेटिक फाइबर में ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं, पॉलीमर फाइबर का। क्लियर, तो कोई भी पॉलीमर फाइबर वहाँ पे यूज नहीं होता। तो ऐसी पहली पिच बनाई गई है जिसमें नेचुरल तरीकों के साथ साथ पॉलीमर फाइबर को मिक्स करके बनाई गई है एक हाइब्रिड पिच। कहाँ पर बनी है ये, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं, CDP सुरक्षा। ये बेसिकली किन के लिए लॉन्च करा गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए। देखिए हॉर्टिकल्चर में होता क्या है, बेसिकली हॉर्टिकल्चर जो रिलेटेड है, यहाँ पर आप कैश क्रॉप्स उगाते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप भी एक जेनरिक टर्म हम समझ लेते हैं, जैसे फ्रूट्स, ठीक है, वेजिटेबल, इंपॉर्टेंट मेडिसिनल हर्ब्स, इन सब चीज़ों की अगर बात करें, ठीक है, तो वो सब किस चीज़ में आ जाता है, आपका हॉर्टिकल्चर में आता है। तो इन सब फार्मर्स को सब्सिडी देने के लिए एक क्या लॉन्च किया गया है, CDP सुरक्षा डिजिटल पोर्टल। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं सुरक्षा का मतलब क्या होता है, सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स अलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ताकि आपकी जो सब्सिडी है वो डायरेक्टली फार्मर्स के अकाउंट में चली जाए। और इसमें क्या यूज़ हो रहा है, अब ई-रूपी वाउचर का यूज़ हो रहा है। ओके, ई-रूपी वाउचर, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ई-रूपी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, RBI के द्वारा। इसकी मदद से, NPCI की मदद से। ओके, तो इसमें बेसिकली होगा क्या, इस जो पोर्टल है वहाँ पर आपका जो PM किसान है, क्लियर, PM किसान
ये जितना भी डेटाबेस है उसको भी लिंक किया जाएगा, फिर UIDI का वैलिडेशन होगा, और उसके थ्रू यहाँ पर जियो टैगिंग एंड जियो फेंसिंग के बाद आपके पैसे को किस में डाला जाएगा, उस फार्मर की बैंक अकाउंट में डाल दिया जाएगा। ई रुपी क्या होता है, ये वन टाइम पेमेंट मैकेनिज्म है जिसमें कि जो यूज़र है वो एक वाउचर, उसको एक वाउचर मिलेगा जो कि वो कभी भी रिडीम कर सकता है। इस चीज़ के लिए, या तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के थ्रू, या फिर मर्चेंट के थ्रू जो कि UPI ई प्रीपेड वाउचर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो ई रुपीआई है वो बेनिफिशियरी के साथ किसी भी थ्रू, बी इट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन मेथड, किसी भी थ्रू उसके साथ शेयर किया जा सकता है। तो ऑनलाइन करोगे तो आप QR कोड से कर सकते हो, और ऑफलाइन करोगे तो आप SMS डाल सकते हो। फिर यहाँ पर अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल का पूरे वर्ल्ड में। और फ्रूट्स और वेजिटेबल लगभग लगभग हमारे इंडिया में 90% होते हैं टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की बात, क्लियर। और अगर हम GVA की बात करें एग्रीकल्चर में तो लगभग लगभग 33%, यानी कि 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर हमारा इस चीज़ पे बेस्ड है, हॉर्टिकल्चर पे बेस्ड है। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वेजिटेबल एक्सपोर्ट करने पे हम कौन से नंबर पे है, 14th नंबर पे है। 23rd नंबर पे हम फ्रूट्स में, और लगभग लगभग पूरे ग्लोबल हॉर्टिकल्चर मार्केट का हमारे पास कितना आता है, 1% मार्केट शेयर है। और कौन कौन से मिशन लॉन्च किए गए हैं फॉर द हॉर्टिकल्चर, जैसे चमन मिशन, कोऑर्डिनेटेड हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर नागालैंड। तो ये कुछ आपके हॉर्टिकल्चर के लिए मिशंस डेवलप किए गए हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो जो आपके कन्नड़ पोएट है जी सागर, उनको मिला है प्रेस्टिजियस वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ऑफ 2024। तो ये न्यूज़ बस आपको इतनी याद रखनी है कि कौन है जी सागर जी, उनको मिला है क्या, वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉन्गटे फेस्टिवल ऑफ निशी ट्राइब, जो कि सेलिब्रेट किया गया है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए, दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई यहाँ पे, एक तो फेस्टिवल, ऐसे ही ऑलरेडी मैं आपको कुछ फेस्टिवल पहले भी पढ़ा चुका हूँ। जैसे एक फेस्टिवल मैंने आपको पढ़ाया था हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो कि कौन सी ट्राइब का है, नागा ट्राइब का है। दूसरा मैंने आपको कापचरपुट फेस्टिवल बताया था, जो कि कहाँ मनाया जाता है, मिजोरम में बनाया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं लॉन्गटे फेस्टिवल, जो कि कौन सी ट्राइब के द्वारा मनाया गया है, निशी ट्राइब। और ये निशी ट्राइब कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में, क्लियर। तो बस आपको यहाँ पे ट्राइब भी याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट, माइकोलस अल्केना, इन्होंने क्या किया है, जो आपका डिस्कस थ्रो का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ठीक है, बहुत टाइम से, मतलब बहुत सालों से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था, और लगभग लगभग इन्होंने कितना, 75 मीटर दूर फेंक के एक डिस्कस थ्रो को, इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। और ये कौन सी कंट्री से आते हैं, लिथुएनिया से आते हैं। तो ये क्या है, एक लिथुएनियन डिस्कस थ्रोअर है, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि नेपाल के क्रिकेटर के बारे में आ रही है, दैट इज दीपेंद्र सिंह एरी। इन्होंने क्या करा है, 6 सिक्सेस क्लब में ज्वाइन हुए हैं। देखिए, 6 सिक्सेस क्लब मतलब एक ओवर में अगर कोई व्यक्ति 6 छक्के मार दे तो उसको बोला जाता है 6 सिक्सेस क्लब। तो इसमें अभी तक कितने लोग हैं, अगर मैं T20 की बात करूं तो टोटल इन टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, 3 मेंबर हैं। पहले कौन थे आपके, युवराज सिंह, जिन्होंने किसके खिलाफ मारे थे, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ मारे थे। कब, आपका 2007 में। फिर दूसरे व्यक्ति जो आते हैं दैट इज योर कायरन पोलार्ड। ओके, मेरे को नाम नहीं आ रहा बॉलर का नाम क्या था, वो आप देख लेना एक बार। इन्होंने 2000 आई थिंक 21 में मारे थे। और फिर तीसरे व्यक्ति आ गए आपके दीपेंद्र सिंह, क्लियर। इन्होंने किसके खिलाफ मारे हैं, कतर की टीम के खिलाफ मारे।
ऑल्दो ये 2 बार मतलब ये कारनामा कर चुके हैं। इससे पहले इन्होंने कहा एशियन कप में, ठीक है, एशियन कप के क्वालिफायर्स चल रहे थे, वहां पे मंगोलिया के खिलाफ भी इन्होंने क्या मारे थे, 6 सिक्सेस मारे थे। और जब ये एशियन कप क्वालिफायर्स के मैच खेल रहे थे तो यहीं पर इन्होंने क्या करी थी, एक सेकेंड में इसको ना दूसरी इंक से लिखता हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है। हाँ, वही इन्होंने क्या करी थी, फास्टेस्ट 50 ऑफ T20 आईज, ठीक है। कितनी बॉल में करी थी, 9 बॉल में 50 रन स्कोर किए थे इन्होंने, ठीक है। तो 9 बॉल्स में 50 रन इन्होंने मारे थे। इससे प्रीवियसली ये जो रिकॉर्ड था ये किसके पास था, युवराज सिंह के पास, ठीक है। तो युवराज सिंह ने कितनी बॉल में मारी थी, 12 बॉल में 50 मारी थी। अब उसी मैच में जिसमें युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अगेंस्ट इंग्लैंड इन 2007। क्लियर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, दैट इज योर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये किस किस के बीच में हुआ था, ये हो रखा था आपका इंडिया एंड मॉरिशस, ठीक है। तो ये जो मॉरिशस है ये आपके कहाँ पर पाया जाता है, ये लगभग लगभग आपका इंडियन ओशन के आसपास पाया जाता है, ठीक है, इंडियन ओशन में पाया जाता है। इसकी खासियत क्या थी, कुछ सालों तक मॉरिशस क्या था, इंडिया के साथ इसके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। अब हमने क्या करा है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इसमें होता क्या है। देखिए एक एग्रीमेंट होता है जो 2 कंट्री के बीच में साइन हो गया, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में कहीं पर भी कमाता है, ठीक है, चाहे वहाँ पे वो रेसिडेंट की तरह ही हो, तो उसको दो दो जगह टैक्स ना देना पड़े, इसलिए वहाँ पर क्या लगाया गया है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर कंट्री के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, देखिए फॉरेन इनकम पे टैक्स और नॉन रेसिडेंट पे टैक्स। तो यहाँ पर समझिए 2 तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं DDTA को। या तो आप क्या करें, जहाँ पर उस व्यक्ति ने ऐसा कमाया है कंट्री ऑफ ओरिजिन पे, वहां पर टैक्स लगा लो, या तो जहाँ का वो रेसिडेंट है वहां पर टैक्स लगा लो। मान के चलिए एक ए नाम का व्यक्ति है जो मॉरिशस में रहता था, बट वो काम कहाँ पे कर रहा है, इंडिया में काम कर रहा है। तो या तो आप उसकी जो इनकम उसने इंडिया में कमाई, इंडिया में टैक्स लगा लो, या तो फिर उस इनकम पे आप मॉरिशस में टैक्स लगा लो। तो ये बात बेसिकली बात कर रहा था। अब यहाँ पर होता क्या है, इंडिया कौन सा रूल फॉलो करता है, रेसिडेंस रूल। क्लियर। रेसिडेंस रूल मतलब जहां पर आप रह रहे हो वहीं पर टैक्स लगेगा। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया में टैक्स लगेगा, और अगर आप मॉरिशस में रह रहे हो तो मॉरिशस में टैक्स लगेगा। अब हुआ क्या है, इंडिया ने चेंज किया है और यहाँ पर एक नई चीज ऐड करी है इसमें, जिसे बोला गया है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। मतलब अगर आपको ये सब्सिडी चाहिए, ये टैक्स अवॉइडेंस चाहिए, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप ये जो यूज कर रहे हो इसका बेनिफिट आपको जरूरी चाहिए, यानी कि आपकी जो ट्रांजेक्शन हुई है वो जेन्युइन है, ठीक है। यानी कि आप सिर्फ इस अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा लेने के लिए नहीं, आप यहाँ पर आके और क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इंडियन अथॉरिटीज के ऊपर क्या हो गया, एक डबल बर्डन आ जाएगा, जिसमें वो टैक्स रेसिडेंसी सर्फिस सर्टिफिकेट जो कि इशू किया जाएगा किसके द्वारा, मॉरिशस अथॉरिटी के साथ साथ उनको एक क्या करना पड़ेगा, एक रीजन ढूंढना पड़ेगा ताकि वो इस प्रिंसिपल पर्पस को भी लगा सके। अगर उनको लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति का जो पर्पस है वो सिर्फ इसलिए है कि उसको बेनिफिट मिल जाए और उसको टैक्स ना देना पड़े, फिर यहाँ पर ये जो टैक्स है वो, या फिर ये जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है उसको वो चाहे तो फॉलो ना भी करे। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, इसराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट। आप सबको पता ही होगा, हाल फिलहाल में आप इतनी बार इसको पढ़ चुके होंगे कि आपको इसके बारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब पता होगा, ठीक है। तो बस आप इसको सुनते रहिए, आपके रिवीजन के लिए काम है ये, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसराइल, देखिए ये मैं लगभग लगभग लेके आया हूँ आपको किसके, अगर एसए के पर्पज से लाया हूँ मैं, ठीक है। जो पेपर 2 होता है उसमें अगर एसए पूछ ले इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो उसी हिसाब से पूरे नोट्स हैं ये। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, और अच्छे से इसको पढ़ लेना, ठीक है। देखिए ये जो सबसे ज़्यादा एस्केलेशन हुआ है ये कब हुआ है, जब ईरान ने लगभग लगभग 300 मिसाइल्स किसके ऊपर दाग दिए, इसराइल के ऊपर। और ये इन्होंने क्यों किया, क्योंकि इसराइल ने जो हमला किया था किसकी, सीरिया के अंदर ईरान का जो कॉन्सुलेट था वहां पर हमला करा किसने, इसराइल ने।
उसी के रिस्पॉन्स में ईरान ने लगभग लगभग 300 मिसाइल दागे किसके ऊपर, इसराइल के ऊपर। अब देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्यों चला रहा है, ये सबसे पहले तो इनकी क्या है, जियो पॉलिटिकल राइवलरी थी है। ओके, क्यों, क्योंकि इनके क्या चल रहे हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं शुरू से ही। और यहाँ पर जो ईरान है वो बहुत सारे प्रॉक्सीज का यूज करता है, जैसे हिजबुल्ला का। ठीक है जी, हिजबुल्ला का ये कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हिजबुल्ला आपका पाया जाता है लेबनान में। फिर न्यूक्लियर कंसर्न, दोनों ही कंट्री लगभग लगभग मान के चलिए, ईरान भी और इसराइल भी दोनों ही लगभग लगभग आपकी क्या है, न्यूक्लियर कंट्रीज हैं। ओके, और ईरान के जो न्यूक्लियर, मतलब ईरान अभी प्रॉपरली तो नहीं बना बट वो डेवलप कर रहा है, तो एक तो ये कारण हो गया कि दोनों में क्या है, टसल चल रहा है। फिर प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हिजबुल्ला कहाँ का है, लेबनान का है। ओके, और कौन कौन हो गया यहाँ पे, हूती रेबल जो कि यमन में पाए जा रहे हैं, और इसी की तरह के एक जो आपके गाजा में पाए जाते हैं, हमास। ओके, वो ईरान उसको सपोर्ट कर रहा है। फिर मिलिट्री एक्शंस, तो शुरुआत से ही ईरान और इसराइल के बीच में क्या रही है, एयर स्ट्राइक्स रही हैं, एंटी इसराइल मिलिशियाज रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, तो ये सब आपको 5 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ योर पेपर 2। क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें देख लीजिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या कंटेंट आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर आपका आ गया कि जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखिए, तो उसमें आप कौन कौन से इंसिडेंट्स कोट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला इंसिडेंट आप कोट कर सकते हो जेसी पोआ से, जो ईरान ने विड्रॉ किया था। जेसी पोआ क्या था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये बेसिकली ईरान के न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम से रिलेटेड था। ये कब साइन हुआ था, 2018 में, जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट हुआ करते थे, कहाँ के, यूएसए के। क्लियर। और यहाँ पर देखिए किन किन के बीच ये एग्रीमेंट था, P5 कंट्रीज प्लस वन। P5 कंट्रीज कौन कौन सी होगी, परमानेंट 5, जिसमें कि कौन कौन आ जाता है, यूएसए, फ्रांस, चाइना, यूके एंड रशिया। यूएनएससी के जो परमानेंट 5 कंट्रीज है और एक कंट्री जो आपकी ईरान हो गई, तो इन सब के बीच में ये जेसी हुआ साइन हुआ था। क्लियर। और फिर असैसिनेशन ऑफ ईरान आर्मी जनरल, कौन थे, जनरल कासिम सुलेमानी, तो एक वो इम्पोर्टेंट इवेंट था। फिर हमास का मिसाइल अटैक जो कि इसके ऊपर किया गया था, आपका इसराइल के ऊपर। फिर हूती ग्रुप रेड सी इंसिडेंट, वहाँ पे जो ईरान बैक्ड हूती ग्रुप थे यमन के, उन्होंने कुछ इजरायली शिप्स को टारगेट किया था, कहाँ पे, रेड सी में। ठीक, इसी को हमने बोला था रेड सी क्राइसिस। फिर आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्या था, ईरानियन एम्बेसी पे किसका, इसराइल का अटैक, और फिर ईरान का रिटेलिएशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जिसमें कि हम बात करते हैं पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM वेपन सिस्टम, जो कि डेवलप किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। देखिए ये बेसिकली किसकी तरह है, मैन पैड्स की तरह है, यानी कि आप इसे अपने कंधे पर रख से शूट कर सकते हो। ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, तो इस मिसाइल से आप किसी टैंक पे वार कर सकते हो। क्लियर। ऐसी ही एक और एंटी टैंक मिसाइल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जिसका नाम था नाग। ठीक है, नाग थी आपकी कौन सी, एंटी टैंक मिसाइल। क्लियर, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं, रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है अंगारा A5 रॉकेट। ठीक है, रशिया, देखिए जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है ना, और या फिर रॉकेट्स की बात मैं अगर करूँ, तो रशिया शुरुआत से ही मतलब खुद के रॉकेट बनाता था, फिर लेटर ऑन वो क्या करने लग गया, नासा के थ्रू अपने सैटेलाइट्स को भेजने लग गया, क्योंकि वो उनको चीप पड़ रहा था। फिर जब से रशिया और यूएसए के बीच ये जो रिलेशंस हैं, ये आफ्टर यूक्रेन वॉर खराब हुए हैं, तब से नासा और तब से रशिया अपने खुद के रॉकेट बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है क्या, अंगारा A5 रॉकेट। क्लियर। अच्छा, एक इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज ज़्यादातर जो भी सैटेलाइट से जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ ही क्यों किए जाते हैं। जिन जिन बच्चों का इसको जवाब पता है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जिन बच्चों को इसका जवाब नहीं पता उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे ये ईस्ट की तरफ ही क्यों लॉन्च किया, क्योंकि समझिए हमारी जो अर्थ है वो कैसे ऑर्बिट कर रही है,
वो वेस्ट टू ईस्ट कर रही है। तो जब आप वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ईस्ट की तरफ रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो अर्थ की रोटेशन का हमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और उसमें हम उसकी क्या मिल सकती है हमको, एडिशनल वेलोसिटी। अब जब हमको एडिशनल वेलोसिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ अर्थ रोटेशन, तो एक तो ये हमारे लिए एफिशिएंट हो गया और हमारा फ्यूल कम खर्च होगा, और साथ साथ यहाँ पर हमको हम जल्दी से क्या पहुँच पाएंगे, एस्केप वेलोसिटी पे पहुँच पाएंगे। अब एस्केप वेलोसिटी क्या है, देखिए जितने साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको आई होप आइडिया होगा, मे बी आई डोंट नो कि वो रिकॉल कर पा रहे होंगे नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने 11th-12th में इस टॉपिक को पढ़ा होगा। बट एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालना है तो आपको उसको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर आपने उसको एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी दे दी तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को आराम से ओवरकम कर जाएगी, और ये लगभग लगभग कितनी होती है, 11.2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो इतनी वेलोसिटी अगर आप दे दें तो वो क्या कर जाएगी, आराम से अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर हो जाएगी। दूसरा कारण, ऑर्बिटल इंक्लिनेशन। देखिए बहुत सारी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के एक स्पेसिफिक पार्ट में जाती है, जैसे इक्वेटर के आसपास। तो अगर आप ईस्ट की तरफ को बात करोगे तो आपको इक्वेटर के लिए क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट पाथ मिल जाएगा। क्लियर। फिर तीसरा क्या होता है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी हमको मिलेगी। अगर आप ईस्ट की तरफ अलाइन करोगे तो हमको इसमें जो फ्लाइट का पाथ है या मिशन की सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तीन कारण है जिस वजह से सैटेलाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ को पॉइंट होके आपके लॉन्च किए जाते हैं। मतलब आप समझिए इस चीज़ को कि जब आप रॉकेट्स को लॉन्च करते हो, ठीक है, तो वो लॉन्च होते हैं और इस तरीके से फिर वो मूवमेंट करते हैं किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। तो आप ये मत समझिएगा कि वो डायरेक्टली बस सीधे जाते रहते हैं, ठीक है जी। वो जाएंगे और फिर ईस्ट की तरफ को मुड़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज डस्ट लिस्ट, जो डस्ट लिक, जो कि हुई कि किस किस के बीच में, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस एक्सरसाइज का जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी। जैसे पहली एक्सरसाइज का नाम है खंजर, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके पास थोड़ा सा ही समय है, ठीक है। तो खंजर जो एक्सरसाइज है वो किसके लिए थी, ओके। और जो बच्चों को ये याद नहीं है, ठीक है, वो जाके प्रीवियस वीडियो देखना, याद हो जाएगा आपको। ओके, चलिए आई होप खंजर का आपने लिख दिया होगा। फिर लिखिए साइक्लोन का। अब अगर आपने साइक्लोन का लिख दिया तो फिर लिखिए डेजर्ट साइक्लोन का, ठीक है। इसके बाद आप लिखना डेजर्ट नाइट का। बस कंफ्यूजन ना हो तो डेजर्ट नाइट में आपको बता दूं तीन लोग थे, मतलब तीन कंट्रीज थी, ठीक है जी। और फिर इसमें आता है आपका डेजर्ट साइक्लोन हो गया, साइक्लोन खंजर, हाँ लामित्य। लामित्य किसके साथ हुई थी, और एक और मैंने आपको बताई थी दोस्ती तीन, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज मैं आपको पिछली वीडियो में ही मैंने आपको कराई थी। तो जरा बताइए कौन सी एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। आपके एफर्ट्स देख के हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाए, और मुझे भी बूस्ट मिलता है कि मैं आपको जितना अच्छा हो सके उतना पढ़ा सकूं और आपकी मदद कर सकूं आपका एग्ज़ाम निकलवाने में। क्लियर। चलिए अगला न्यूज़ है, गोपी थोताकुरा ये बने हैं पहले इंडियन पायलट जिन्होंने क्या किया, स्पेस टूरिज्म कराया, किसके साथ, ब्लू ओरिजिन के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ब्लू ओरिजिन कंपनी की बात कर लेता हूँ। ये जो ब्लू ओरिजिन कंपनी है ये किसकी है, ये है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस वही व्यक्ति हैं जिनकी कौन सी कंपनी है, अमेज़न, ठीक है। फिर यहाँ पर और भी कंपनीज है जो आपका स्पेस टूरिज्म प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे एक और का नाम है क्या, वर्जिट गैलेक्टिक्स। इसके फाउंडर कौन है, रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेस एक्स, इसके फाउंडर के बारे में तो हर कोई जानता होगा, इलॉन मस्क। क्लियर।
ये आपको नाम याद रखना है। अब बात कर लेते हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में। देखिए स्पेस टूरिज्म का आपको पता कैसे लगेगा, अगर आप बात करें आउटर स्पेस की, तो आउटर स्पेस हम कहते किसे हैं, तो जनरली जब भी कोई व्यक्ति या जब भी आप क्या लेते हैं 100 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस, तो उसी को डिक्लेयर किया गया है एज दी लाइन ऑफ स्पेस। इसका की नाम आपका रखा गया है कैरमैन लाइन। ओके, इसको एज अ बाउंड्री मान लिया है हमने आउटर स्पेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच में। क्लियर? ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका जो इंटरनेशनल एरोनॉमिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा इसको बताया गया है। ओके, तो अगर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो कि 100 किलोमीटर से नीचे फ्लो करेगा उसे कहा जाएगा एयरक्राफ्ट, और अगर उससे ऊपर फ्लो करेगा तो उसे कहा जाएगा स्पेसक्राफ्ट। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरमैन लाइन। अच्छा, क्या पता आपसे पूछ ले जो कैरमैन लाइन है कौन से लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में आती है, तो ये आती है थर्मोस्फेयर में। क्लियर? सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आती है मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर। एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओजोन लेयर। ठीक है, O3 की लेयर देखने को मिलेगी। और ट्रोपोस्फेयर की खासियत क्या है, जितनी भी वेदर एक्टिविटी होती हैं वो सब सिर्फ कहाँ तक होती हैं, वो सब सिर्फ कहाँ तक सीमित है, ट्रोपोस्फेयर तक। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। यूके फर्स्ट वीमेन हाई कमिश्नर टू इंडिया, इनका नाम क्या है, लिंडी कैमरॉन। बस इतना आपको याद रखना है, ये पहली वुमेन है जो कि इंडिया की मतलब यूके की हाई कमिश्नर बनी है टू इंडिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हाई कमिश्नर मैं क्यों बोल रहा हूँ या हाई कमिश्नर होता क्या है। देखिए जैसे आपने सुना होगा अम्बेसडर, ठीक है, वैसे ही होते हैं जो अम्बेसडर होते हैं उसी के इक्विवेलेंट होता है हाई कमिश्नर। बट हाई कमिश्नर हम अलग से क्यों बोल रहे हैं, तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं वो सब एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हाई कमीशन। ठीक है, तो जो भी एम्बेसडर वहां से आएगा उसको बोला जाएगा हाई कमिश्नर। क्लियर? और अगर कोई और कंट्री होगी अदर देन कॉमनवेल्थ कंट्री तो वहां के लिए आपका क्या होता है, अम्बेसडर होता है। Clear? चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है इसराइल ने डिप्लॉय करा है सी डोम सिस्टम। ठीक है, किसके अगेंस्ट, हूती रेबेल्स के अगेंस्ट। मैंने आपको बताया था ना अभी क्या हुआ था, रेड सी क्राइसिस, पीछे ही बताया मैंने आपको। तो उसी के अगेंस्ट इसराइल ने अपना सी डोम सिस्टम जो कि एक नेवल शिप से है उसको वहाँ पे डिप्लॉय किया है, ताकि जो पायरेसी इशूज हैं बाय दी हूती रेबल्स या ये जो डायरेक्ट अटैक है उनके मर्चेंट्स पे, ठीक है, उसको केटर किया जा सके। देख लेते हैं अलग अलग कंट्रीज के कौन कौन से डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो जैसे इंडिया की बात करूँ तो पृथ्वी, फिर आता है AAD एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, और एक और आता है बैरक 8 जिसको कि हमने जॉइंटली डेवलप किया है किसके साथ, इसराइल के साथ। ठीक है, आई थिंक यहाँ पर ओके, यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली। अच्छा, फिर इसराइल की अगर हम बात करें तो एरो, डेविड स्लिंग, बैरक 8, आयरन डोम, आयरन बीम। क्लियर? ये कुछ नाम है। फिर आता है रशिया का S-300P, S-300V, S-300PMV और S-400। अभी ये बना रहे हैं कौन सा, S-500। क्लियर? USA की बात करूँ तो GMD ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस थर्ड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, और लास्ट आता है इनका पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अगर मैं यूके की बात करूँ तो सी कैप्टर और रेपर, चाइना की बात करूँ तो HQ9 और HQ19। तो ये कुछ आपके क्या है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फिर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। देखिए जो आपका WHO उसने अभी ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट निकाली है जिसमें कि बात करी गई है कि इंडिया क्या है, इंडिया के सेकंड हाईएस्ट केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में किसके, हेपेटाइटिस बी के और हेपेटाइटिस सी के। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं हेपेटाइटिस होता क्या है। देखिए हेपेटाइटिस बेसिकली एक इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है इसमें, यानी कि इसमें आपका लीवर में सूजन आ जाती है। अब ये क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली समझिए हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है, ABCDE। ठीक है, और ये 5 वायरस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। किसकी वैक्सीन अभी अवेलेबल है, तो अभी A की वैक्सीन अवेलेबल है, B की अवेलेबल है, D की अवेलेबल है, E की अवेलेबल है,
हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो बी और सी के ही हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए और ई ये किसकी वजह से होता है? हाइजीन की वजह से होता है। यानी कि क्यों? अगर आपने क्या कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इनमें से कुछ भी आपने कंज्यूम कर लिया तो आपको हेपेटाइटिस ए या ई की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? तो कभी आपसे पूछा जाए कौन, अच्छा, और हेपेटाइटिस बी सी डी ये कैसे फैलते हैं? ये फैलते हैं थ्रू ब्लड। ओके, तो ये फैलेंगे आपके फूड और वाटर के थ्रू, यानी कि फूड बॉर्न और वाटर बॉर्न होते हैं ए और ई, और बी सी डी आपके होते हैं क्या? ब्लड बॉर्न। ठीक है जी, तो ये देख लीजिए मैंने लिखा भी है। ईटिंग कंटेमिनेशन हेपेटाइटिस ए, बी क्या होता है? ब्लड कांटेक्ट, सी भी ब्लड कांटेक्ट और डी भी ब्लड कांटेक्ट, और ई अगेन फूड या वाटर। क्लियर? ऑलरेडी बता चुका हूँ हेपेटाइटिस सी की नो वैक्सीन। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया ने फिफ्थ टाइम इन्वोक किया है क्या? पीस क्लॉज। अब देखिए होता क्या है, WTO जो है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक पीस क्लॉज। ये पीस क्लॉज क्यों इन्वोक किया जाता है या कब इन्वोक किया जाता है? देखिए, WTO ने क्या लिमिट लगाई है कि कोई भी कंट्रीज अपने वहाँ के फार्मर्स को सब्सिडी दे सकती है, पर जो सब्सिडी की लिमिट होगी वो 10% से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। इंडिया की जो सब्सिडी की लिमिट है वो लगभग लगभग 12 to 15% जा चुकी है, मतलब ओवर लिमिट चल रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करा गया है? पीस क्लॉज का प्रावधान किया गया है। पीस क्लॉज में क्या होता है कि कोई भी कंट्री अगर अपनी लिमिट्स को एक्सीड भी कर रहा है तो भी उन पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, अगर वो क्या कर सके? अपनी एक्शन को जस्टिफाई कर सके। ओके, ये जो इन्वोकेशन है पीस क्लॉज का, इसको जस्टिफाई कर सके, तो यहीं पर आपको जाना है। क्लियर? तो अंडर द पीस क्लॉज WTO मेंबर रिफ्रेन फ्रॉम चैलेंजिंग एनी ब्रीच इन प्रिस्क्राइब्ड सब्सिडी, जो कि कितनी है? 10% की है, सीलिंग गिवन बाय द डेवलपिंग नेशन एट द डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम ऑफ WTO। क्लियर? तो सब्सिडी सीलिंग कितनी है हमारी? 10% की है। हालांकि ये 10% का जो रेफरेंस है कब का है? 1986 और 88। तो ये दो कारण की वजह से इंडिया क्या कर रहा है? इसको चैलेंज भी कर देता है। पहली बात तो कि भैया हमारे यहाँ पे हमको इतना तो देना ही पड़ेगा। दूसरा कि इसका जो रेफरेंस पीरियड है वो बहुत पुराना है। फिर WTO के बारे में बात कर लेते हैं। ये कब स्टेब्लिश हुआ था? 1995 में। क्लियर? किसके द्वारा? गैट के सक्सीड करने के द्वारा। और इसके लिए कौन सी ट्रीटी आई थी? मरक्केश ट्रीटी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अभी लगभग लगभग इसमें कितने मेंबर्स हैं? 164 मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। फिर हम बात कर लेते हैं सुमित नागल, जो कि बने हैं पहले इंडियन प्लेयर जिन्होंने ATP मास्टर जीता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी आपसे सवाल पूछे सुमित नागल, और कौन सा स्पोर्ट्स है इनका? लॉन टेनिस। क्लियर? इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस किया है ZIG। ये क्या है? ये एक न्यू करेंसी है। अब इन्होंने न्यू करेंसी क्यों निकाली है? क्या खासियत है इस करेंसी की? पहली खासियत, इसको जो बैकिंग मिली है वो किसकी मिली है? गोल्ड की बैकिंग मिली है। यानी कि समझिए, अब होता क्या है, जो भी आपकी कंट्री में लीगल टेंडर होगा, ठीक है, तो दो शब्द आपको यहाँ जानने हैं। तो लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मतलब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी करेंसी प्रिंट होती है ना, अगर गवर्नमेंट उसको बैक करे कि ठीक है ये आपका जो नोट है या ये आपका जो करेंसी है ये मान्य है। जैसे आपके पास अगर कोई भी नोट होगा तो उसमें लिखा होगा, ठीक है, कि बैक्ड बाय RBI, तो RBI का वो बियरर बॉन्ड है, तो RBI गारंटी दे रहा है कि आप अगर इस नोट को पेश करेंगे तो आपको 10 रुपए की वैल्यू का कोई भी सामान मिल जाएगा। ओके, उसके लिए जो बैकिंग दी है वो किसने दी है? गवर्नमेंट ने दी है। तो जब तक गवर्नमेंट बैकिंग देता है वो लीगल टेंडर रहता है। जैसे 8 नवंबर 2016 को आप सबको पता है क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 और 1000 के नोट के ऊपर से बैकिंग हटा ली।
तो जैसे ही गवर्नमेंट ने बैकिंग हटाई वो उसी समय क्या हो गए, लीगल टेंडर से हट गए। क्लियर। फिर वो सिर्फ क्या रह गया, फिएट करेंसी। और फिएट करेंसी क्या होती है, देखिए यहाँ पे समझिए। फिएट करेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई करेंसी जिसकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू ना हो। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब यानी कि अगर उसके ऊपर से गवर्नमेंट बैकिंग हट जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं है, मतलब आप उसको बेच भी नहीं सकते। जैसे अगर मैं बात करूँ गोल्ड कॉइन, ठीक है, अगर गोल्ड कॉइन की फेस वैल्यू ना हो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो है। ऐसे ही फिएट करेंसी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। फिएट करेंसी में ज़्यादातर आपके क्या होती है, पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बट हाँ उसको गवर्नमेंट ने बैकिंग दी है तो उसकी फेस वैल्यू है। क्लियर, तो ये आप ध्यान रखना है। अब जिम्बाब्वे को नई करेंसी लॉन्च क्यों करनी पड़ गई, तो एक तो ध्यान रखना जिम्बाब्वे में कंडीशन थी हाइपर इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन मतलब ये एक ऐसी कंडीशन होती है जब जो प्राइजेस होते हैं कमोडिटीज़ के वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं। क्लियर, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर TASL क्या है, ये टाटा एडवांस सिस्टम ने लॉन्च की है इंडिया की पहली प्राइवेटली बिल्ड सब मीटर रिजोल्यूशन सैटेलाइट। और ये क्या है, पहली प्राइवेटली बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। नॉर्मली अभी तक आपने सुना होगा इसरो लॉन्च करता था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जैसे कि GSAT, या उसको बाद में नाम चेंज कर दिया EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कर दिया गया। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च करी है, टाटा ने लॉन्च करी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडिया को मिला है सेकंड ओवरसीज पोर्ट का कंट्रोल, जिसमें कि हम बात करें कौन सा पोर्ट है ये, आपका सितवे पोर्ट। और ये कहाँ पे पड़ता है, आपका म्यांमार में पड़ता है। अच्छा, ये सेकंड है तो इससे पहले भी कोई पोर्ट हमें मिला होगा, वो कौन सा पोर्ट है आपका, चाबहार। ठीक है जी, और चाबहार पोर्ट कहाँ पड़ता है आपका, ईरान में पड़ता है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दो न्यूज़ है। फिर यहाँ पर देखिए जब आप लिंक की बात करोगे तो ये देखिए यहाँ से डायरेक्टली कोलकाता से सिटवे पेट को लिंक किया गया है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है किसका, तो आपका है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। दूसरा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ये इन दोनों पॉलिसी के तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और एक्टेड पॉलिसी। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सागर कवच एक्सरसाइज। क्लियर, जो कि किस चीज़ के लिए है, फॉर द कोस्टल सिक्योरिटी। कहाँ पर हेल्ड हुई है, लक्षद्वीप आइलैंड में हुई है। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन किस किस ने पार्ट लिया है, इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने पार्ट लिया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने बनाया है क्या, मैरीटाइम एक्वेटिक वाटर ट्रेनिंग फैसिलिटी। कहाँ पर सेटअप किया गया है इसको, तमिलनाडु में सेटअप किया गया है। ठीक है, तो एक्वेटिक वाटर ट्रेनिंग फैसिलिटी या एक्वेटिक वाटर ट्रेनिंग सेंटर सेटअप किया गया है कहाँ, तमिलनाडु में, बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिराज। मिराज क्या है, एक छोटा सा विलेज है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के छोटा सा विलेज है, वहाँ के सितार और तानपुरा को क्या मिला है, GI टैग मिला है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी GI टैग की बात होगी बस आपको याद रखते हुए चलना है। ऑलरेडी मतलब लास्ट 2-3 वीडियो से तो मैं नहीं पूछ रहा आपसे, जब जितनी भी मेरी शुरुआत की वीडियो हुई थी, ठीक है, उन सब में मैंने आपसे पूछा था क्या कौन सी मिनिस्ट्री है भैया इसके पीछे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बिल्किस मीर बनी है क्या, पहली इंडियन वुमेन जो कि किस में गई है, जूरी में गई है। अच्छा, बिल्किस मीर के बारे में जान लेना, ये कौन से स्पोर्ट से थी, कायाकिंग। तो ये खुद पहले क्या थे, एक कायाकिंग करते थे, जिसमें कि क्या होता है, सिंगल हैंडेडली आप एक कायाक को चलाते हो। किसकी जूरी में गई है, समर ओलंपिक्स की जूरी में गई है, जो कि कहाँ पे होंगे, पेरिस में हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं, लगभग लगभग 14 एयरपोर्ट्स को इंडिया में किस चीज़ के थ्रू बोर्डिंग स्टार्ट कर दी, उसने डिजी यात्रा के थ्रू बोर्डिंग स्टार्ट कर दी। अब देखिए डिजी यात्रा होता क्या है,
देखिए ये किस चीज़ के लिए बनाया गया था, एक कॉन्टेक्ट लेंस सिम लेंस प्रोसेसिंग फॉर पैसेंजर एयरपोर्ट, किसके थ्रू, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना पड़ेगा, बस आपको अपना आईडी बनानी है डिजी यात्रा ऐप पे, अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है जिससे कि वो आपके फेस को एक्सेस कर ले, और फिर जब आप बोर्डिंग करने जाएंगे तो वो आपके फेस को देख के आपका बोर्डिंग पास टिक कर देगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल दो इसको लेके बहुत सारे कंसर्न्स थे, जैसे कि आपकी प्रिवेसी को लेके, ठीक है, आपके राइट टू प्रिवेसी को लेके, ठीक है। और ये राइट टू प्रिवेसी कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम बात करते हैं, अगेन जिम्बाब्वे ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ डिजास्टर, किस चीज़ के लिए, ड्रॉट के लिए। अब इससे पहले मैंने आपको एक और बताया था कि डेंगू की वजह से, ठीक है, आई होप आपको याद आ जाए, डेंगू की वजह से कंट्री ने क्या करी थी, हेल्थ इमरजेंसी लॉन्च की थी। तो जरा याद करिए कौन सी कंट्री थी वो जिसने डेंगू की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लॉन्च करी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अग्नि प्राइम, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया है या इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है। ऑलरेडी मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में, ठीक है, जो हमने इससे पिछले महीने की वीडियो पढ़ी है उसमें अग्नि 5 के बारे में बताया था। ठीक है, अग्नि 5 को लॉन्च किया गया था, जो कि क्या है, एक सेकेंड में इंक चेंज कर लेता हूँ। अग्नि 5 जो कि क्या है, आपका एक ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, और उसी में मैंने आपको पूरा आर्सेनल के बारे में भी बताया था। अच्छा, ये जो अग्नि 5 है इसको MIVR टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। MIVR क्या होता है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। क्लियर, तो ये एक साथ बहुत सारे टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लियर, और यहीं पर क्या लॉन्च किया गया, अग्नि प्राइम। ठीक है, ये आगे चलते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये रिटायर करे हैं कहाँ से, राज्यसभा से, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए राज्यसभा क्या होता है, आपका अपर हाउस होता है, कि कब बना था, 3 अप्रैल 1952 को। पहला सेशन कब हुआ था, 13 मई 1952 को। इसके ओरिजिन की बात करेंगे तो कब आपको देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ 1980 का नहीं है, ये 1919 का है। ठीक है, तो कौन सा एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, एक गलत लिख दिया हुआ है। ठीक है जी, ये 1919 का है। फिर इसी की वजह से आपके इंडिया में बाई कैमरा लेजिस्लेचर की शुरुआत हुई है। ठीक है, अगर अभी के बारे में हम बात करें तो सेंट्रल लेवल पे हमारा बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, बट स्टेट लेवल पे सिर्फ कितने स्टेट हैं, 6 स्टेट्स हैं, जहाँ पर कि हमारा क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। आई होप आप सबको पता होगा वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। अगर नहीं पता, एक सेकंड मैं लिख के आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्टेट्स हैं वो। तो पहला तो आपका हो गया यूपी, दूसरा बिहार, महाराष्ट्र, ठीक है जी। ओके, महाराष्ट्र के बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, एक सेकंड आके इधर पे लिखता हूँ, ठीक है जी। आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका तेलंगाना, 1 2 3 4 5, 5 वो हैं। इसके बाद आता है आपका लास्ट, दैट इज योर कर्नाटका। क्लियर, तो ये 6 स्टेट है जहाँ पे हमारा क्या है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा की जब बात करें, ये कैसा होता है, एक परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, और इसकी जो सीट्स है उसके बारे में आपका 4th शेड्यूल बनाया गया है, जो कि अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की बात करता है। कंपोजिशन देख लेते हैं, टोटल 250 सीट्स हैं, जिसमें कि 238 स्टेट्स और यूटी के लिए रिजर्व है, और 12 जो नॉमिनेट करी जाती हैं बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेट करी जाती हैं। अभी फिलहाल में 229 रिप्रेजेंट कर रही हैं किसको, स्टेट्स को, और 4 रिप्रेजेंट कर रही हैं यूटी को, बाकी जो हैं वो भी वेकेंट है। फिर 12 जो हैं वो नॉमिनेट करे जा रहे हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस। क्लियर, और यहाँ पर ये जो अलोकेशन ऑफ सीट्स है ये डिपेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। सबसे ज़्यादा किसके पास है अभी, यूपी के पास है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें जो हाउस तो डिसॉल्व नहीं होता, बट इनके मेंबर रिटायर होते हैं। देखिए हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, जब उनका 6 साल का टर्म, 6 साल का टर्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर,
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्जुन इरिगिस। ये बने हैं वर्ल्ड के नंबर 1। देखिए फीडे जो है उसने रैंकिंग निकाली है इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे। तो इंडिया में जो नंबर 1 आए हैं वो कौन है, अर्जुन इरिगिस। और वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पे आते हैं, 9th नंबर पे आते हैं। क्लियर। फिर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं। ये क्या है, इंडिया की पहली जीन थेरेपी फॉर कैंसर। इसका नाम क्या है, CAR-T सेल थेरेपी। CAR-T का मतलब क्या होता है, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। काइमेरिक मतलब क्या होता है, इसमें आप क्या करोगे, जितने भी आपके जो टी सेल हैं उसको विद दी अदर DNA उसमें चेंज लाओगे, इस टी सेल के DNA में चेंज लाओगे, ताकि इसमें कैंसर सेल को मारने की कैपेबिलिटीज क्या हो जाए, जनरेट हो जाए। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, आपकी बॉडी में से टी सेल्स निकाले जाएंगे थ्रू योर ब्लड। उनमें एक जीन को इंसर्ट किया जाएगा, कौन सा, काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। जब ये जीन बन हो जाएगा तो ये बन जाएगा कार टी सेल। पहले नॉर्मल टी सेल था, अब ये कार टी सेल हो गया। अब इसको ग्रो किया जाएगा और दोबारा से इंसान के बॉडी के में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाएगा। और जब ये इंसान की बॉडी में जाएगा तो ये उसके कैंसर सेल्स को मार देगा। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो टी सेल क्या होते हैं, यही होती है आपकी एंटीबॉडीज होती है आपकी। ठीक है, टी सेल और बी सेल। क्लियर। और ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये आपके WC के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स होती हैं। बेसिकली ये लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके नेक्स्ट, कोरियन सुपर कंडक्टिंग टोकमक। ये देखिए टोकमक क्या था, ये कुछ साल पहले न्यूज़, कुछ महीनों पहले भी न्यूज़ में था। टोकमक बेसिकली क्या है, एक आर्टिफिशियल सन की तरह है। मतलब ये एक पर्टिकुलर लेबोरेटरी में हम आर्टिफिशियल सन बना रहे हैं, जिसमें कि हम हर एक वो प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो सन पे पॉसिबल है। अब इसने एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक मूव क्या किया है यहाँ पर, फॉर दी 45 सेकेंड यहाँ पर एक मटेरियल को ऑब्जर्व किया गया है, दैट इज योर प्लाज्मा। ठीक है, अभी बताता हूँ प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ समझिए, और दूसरी प्रोसेस जो आपका कहाँ पर पॉसिबल होती है, सन पे, दैट इज योर न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो अलग अलग एटम मिलके एक एटम बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 2H + 3H मिलके बना रहे हैं 4He, और एक यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन और एक यहाँ पर से बाहर आ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसे बोलेंगे आई थिंक बीटा डीके। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा होता है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें कि बेसिकली आपकी आयनाइज्ड गैसेज होते हैं। आयनाइज्ड गैसेज मतलब ये जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स में से या तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ होगा, उसके बाद आपका बनता है आयनाइज स्टेट। तो अगर इस आयनाइज स्टेट में रहती है आयनाइज्ड गैसेज होती हैं, उसी को बोला जाता है क्या, प्लाज्मा। ये बेसिकली अर्थ पे बनना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, जहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो इतना एनर्जाइज हो जाए, उनको इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो खुद ब खुद क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नोवाक जोकोविच बने हैं वर्ल्ड के ओल्डेस्ट नंबर 1 ATP रैंकिंग में। इन्होंने पछाड़ा है किसको, रॉजर फेडरर को। ओके, अच्छा इन्हीं को मैंने अभी पीछे बताया था, लॉरेंस अवार्ड भी मिला है इनको। और कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये, लॉन टेनिस से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे हर महीने की हम एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट डेज इन मंथ ऑफ अप्रैल हम पढ़ते हैं, तो देख लेते हैं। देखिए 2 अप्रैल बताता है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 4 अप्रैल बताता है इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस, और 5 अप्रैल बताता है नेशनल मैरीटाइम डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे, 14 अप्रैल सोलर न्यू ईयर, ठीक है, या मेष संक्रांति, 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफिलिक डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 24 अप्रैल नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, तो 24 अप्रैल 1973 को आपका क्या लागू हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1973 लागू हुआ था। क्लियर। फिर आता है 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है, ओके सॉरी ये मैंने 2 बार लिख दिया।
बस आपको एक ही याद रखना है। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी वेरी पेशेंटली। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा बहुत भी समझ आया है तो ज़रूर इस पे वर्क करना। इसमें आपकी देखिए मेन ऑब्जेक्टिव आपका इसमें अब क्या है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस क्या करना है, उसके नोट्स अगर आप पे टाइम है तो बना लो, नहीं तो शॉर्ट हैंड नोट्स आपको तो मतलब पीडीएफ तो मैं दे रहा हूँ, उसी में आप एडिट कर लेना। क्लियर? और नहीं तो अलग से A4 पेपर लो, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें से मार्क करो जो आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें लिखनी है। आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको रिकॉल नहीं हो रही ना बस उस चीज़ को लिखो, जो याद हो गया उसको क्यों लिख रहे हो, उसको लिख के फ़ायदा नहीं होगा, वो आपका वेस्ट ऑफ एफर्ट्स है। जो आपको याद नहीं हो रहा है उसको लिखो। क्लियर? तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।